आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं दैट इज अ सेशन रिलेटेड टू मोटिवेशन सेशन। उसको वैसे तो नाम दिया गया है, पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से आपको लास्ट टाइम प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कई हमारे स्टूडेंट या कोई हमारा ऐसा स्टूडेंट्स हैं जिससे हम आपको मिलाएं, जो आईआईटी में सेलेक्ट हो चुका है और उसने किस तरह से तैयारी करी है। और आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप उससे क्वेरी करके ये पूछ सकते हैं कि भाई एडवांस में लास्ट टाइम में कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करूँ, किस तरह से चीज कर सकूँ। क्योंकि कहा गया है कि सफर का नया सिलसिला बनाना है, सफर का नया सिलसिला बनाना है और अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। सफर का नया सिलसिला बनाना है और अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। कोशिशें लगातार हम करते जा रहे हैं, कोशिशें लगातार हम करते जा रहे हैं और अब तो हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल को बहुत जल्द पा रहे हैं। तो आप पा रहे नहीं पा रहे अपनी मंजिल को पाने के लिए? तो इस चीज को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर, इस सिस्टम को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, या इस जो आप एडवांस के एग्जाम देने जा रहे हैं उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। उस सिस्टम को हम समझने वाले हैं और मैं उसकी शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करूंगा ताकि आपको लगे कि आपने अभी तक भी, यदि आपके कुछ दिन बाकी है और आप कोई चीज खो रहे हैं तो कैसे है कि एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद खड़े थे और उनके साथ एक साधु संत खड़े थे। बहुत सारे साधु संत खड़े थे। तो एक साधु ने यूं कहा, वो नदी के एक तरफ खड़े थे, जैसे ये इधर बीच में नदी, एक तरफ वो खड़े थे और एक तरफ दूसरे लोग साधु संत खड़े थे। तो एक साधु ने यूं कहा कि साहब, विवेकानंद जी से, कि साहब मैं इस नदी को इसके ऊपर चल के पार कर सकता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, एक बार करके बताओ। तो उसने क्या करा, वो साधु जल्दी से आया, तेजी से उस नदी के ऊपर चल के, पाँव से चल के, और उस नदी को पार किया और वापस पाँव से चलकर विवेकानंद जी के पास आ गए। तो विवेकानंद जी ने कहा उन्होंने, देखा आपने कि मैंने इस नदी को पाँव से चलकर पार कर लिया। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि बताओ इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कम से कम मैंने 30 साल प्रैक्टिस करी है। 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद मैं इस नदी को पाँव से चलकर पार कर सकता हूँ, बिना तेरे, बिना किसी करे। तो थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, वहां पे एक नाव वाला आया और विवेकानंद जी ने उसको 10 रुपए दिए और वो नाव पाव से नदी को पार कर लिया और वापस 10 रुपए देकर नाव से नदी को पार करके आ गए। और फिर उन्होंने आकर उन साधु संत से कहा कि जिस काम में आपने 30 साल लगा दिए ना, वो मैंने 10 मिनट में 20 रुपए में कर लिया। तो कई बार ऐसा सिस्टम होता है कि हम कोई अच्छे काम का या किसी काम को बताने के लिए हम इतनी मेहनत लगा देते हैं, बल्कि यदि हम स्मार्ट वर्क करें तो वो काम बहुत कम क्षण का, बहुत कुछ मिनटों का हो सकता है। तो विवेकानंद जी ने यही कहा उन साधु संत से कि जो काम 10 मिनट में मैं कर सकता हूँ कुछ पैसा देकर, उस काम में आपने अपने जीवन के 30 साल झोंक दिए। इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा करा, तो आपने कोई अच्छा काम नहीं करा। आप उस सिस्टम को समझने वाले लोग हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने शायद इस सिस्टम को समझ लिया था और इसीलिए उन 10 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोग या 12 लाख बच्चों में से आप 2.5 लाख वो बच्चे हैं जो इस मंजिल को पार कर पाए। और इसमें से भी आपको खुद को पता होना चाहिए कि कुछ ही हजार लोग होंगे या कुछ ही हजार बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब आईआईटीज में जाएंगे। राइट या रॉन्ग, एग्री या नॉट एग्री? सही है मेरे साथ? पर उनमें से, आप में से, और जो सेलेक्ट होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। उन सब में ये डिफरेंस होगा कि जो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको तो लगेगा मैंने मंजिल पा ली, ठीक है। जो सेलेक्ट नहीं हो रहे, मतलब एडवांस में भी नहीं आए, मेंस में आए, वो तैयारी शुरू कर ही दी। जो लोग जेई में मतलब आईआईटी में चले गए, परंतु जो लोग एडवांस देकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो या तो वो किसी और कॉलेज में ले लेंगे, टॉप कॉलेज में। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरे से लिख के ले लेना कि जिस कंटिन्यूटी से आपने पढ़ाई करी है, जिस कंटिन्यूटी से आपने काम किया है, जिस कंटिन्यूटी से आपने इस एनवायरनमेंट को, चाहे ऑनलाइन बच्चे हो चाहे ऑफलाइन हो, जिस कंटिन्यूटी से बच्चों ने साल भर 2 साल इस एनवायरनमेंट को जिया है, वो जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले और जिंदगी में बहुत बड़े आदमी बनने वाले। ये मेरी गारंटी है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इतने लाखों बच्चों में से जब आप आए हैं और आप में से कई बच्चे जब आईआईटी एडवांस में सेलेक्ट हो गए होंगे, जो आईआईटी में जा चुके होंगे, वो बहुत बढ़िया बात है। पर जो नहीं जाएंगे उनकी मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि जिस तरह से रेजोनेंस के एनवायरनमेंट को आपने साल 2 साल तक
लगातार 3 साल तक, और कई बच्चे ऐसे हैं जो पीसीसीपी डिवीजन से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो सालों तक जो हमारे सिस्टम को आपने फॉलो किया है, ये मेरी गारंटी है कि ये सिस्टम यदि आप लगातार जीवन में उतार लेंगे, लगातार इसको फॉलो करते रहेंगे, तो चाहे आप आईआईटीज एनआईटीज में, मतलब एनआईटीज में तो मैक्सिमम चल ही जाएंगे, पर आईआईटीज एनआईटीज में भी नहीं जाएं, किसी अच्छे कॉलेज में भी जाएं, परंतु इस सिस्टम को आपने जीवन में उतार लिया और लगातार निरंतर हमारे टीचर के बताए हुए मार्ग पर आप गए, तो मैं लिख कर दे सकता हूं स्टाम्प पर कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति, लाइव देख रहा हर व्यक्ति जीवन में बहुत सक्सेस होने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है। क्योंकि ऐसा हमारे पास कई उदाहरण है, भुवनेश सर को पता है, सर का आशीर्वाद है सब बच्चों के साथ, और इस सिस्टम को फॉलो करना है। और इसी सिस्टम को फॉलो करके आपको पता है, आप इतने साल से चूंकि हमारे परिवार के सदस्य कि 12 साल का सत्यम भी आईआईटीएन बन गया और आप यूएस में जाके रिसर्च कर रहा है। तो सिस्टम को फॉलो करना के लिए और इन चीज़ों को, सिस्टम को समझने के लिए ही हमने सेशन रखा है, ताकि आप लोग जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, माइंड में जिस तरह की भी आपकी क्वेरी हो, जो परेशानी हो, बेसिकली हमने इसीलिए मैं बताऊं, जो शॉर्ट टर्म हमने रखा है, या जिस तरह से हमने बीकेएम सर से रिक्वेस्ट करा बीके सर आप आएँ और बच्चों को इंटरेक्ट करें, तो बीकेएम सर ने कहा कि क्लास में तो रोज ही मिलते हैं मुझसे बच्चे, मैं रोज ही मोटिवेशन देता हूं, पर यहाँ क्यों? तो हमारा रिक्वेस्ट ये था, भुवनेश सर का और हम सबका रिक्वेस्ट ये था कि सर बच्चे जो भी डाउट हो ना, सब मिलके एक साथ आज आपके सामने निकाल दें और ये यहाँ से पूरा ब्रेन वॉश करके जाएं, कि ताकि एक बच्चे ने शायद कोई डाउट पूछा और वो सब बच्चों का डाउट होता है, वो क्लास में नहीं पूछ पाते, या पेरेंट्स आए हुए हैं कहीं, तो वो कोई डाउट पूछे और यहाँ से माइंड में निकाल दें, और ये सोच के जाए कि मुझे सिर्फ तैयारी करनी है। ये सोचना ही नहीं है कि मुझे सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे किस तरह से, जिस तरह से मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, मुझे लगातार पढ़ना है। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। तो आपको सिर्फ पत्थर को उछालना है, और शाखाओं के वो पत्ते नहीं हम जो हवाओं से उखड़ जाएं, और इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। तो आपको सिर्फ वो काम करना है जो आप निरंतर करते रह रहे हैं, उससे लगातार करते रहेंगे। और दूसरी बात, सर का सेशन तो होगा ही सही, पर उसके अलावा आपके कोई डाउट, क्वेरी हो, आप किसी भी तरह का सिस्टम को लेकर आए, तो आप अपनी उस डाउट क्वेरी को यहीं पर सॉल्व करें, सबके सामने पूछे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे ही घर में रेजोनेंस परिवार में परिवार के लोग बैठे हुए हैं। इवन ऑनलाइन वाले चैट पे यदि कुछ देना चाहे तो वो दे सकते हैं, तो उनको कोई क्वेरी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बिकॉज इस सेशन का उद्देश्य यही है कि हम कम लोगों से आपको इंटरेक्ट कराएं, हम कम लोगों के साथ से आपको बुलवाएं, परंतु हम ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वेरी और आपके डाउट को जाने, ताकि आपके मन में जो भी संशय हो, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम हो कि रिलेटेड टू कि मैं सेलेक्ट होने में सर अभी भी ये दिक्कत आ रही है, अभी भी ऐसा हो रहा है, अभी भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको शेयर कर सकें और हम सबके क्लियर कर सकें। ठीक है। और इन सब प्रयास के पीछे जो 0.0001% मैं मानता हूँ, वो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद भी होता है। ये कई बार ऐसा होता है कि हम सिस्टम में जाने वाले हुए, एक दिन पहले कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक दिन पहले किसी भी तरह से आती, और हम एग्जाम ही नहीं दे पाए, एग्जाम में मूड खराब है तो हम नहीं कर पाए, तो उस चीज के लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी है। और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत वैसे भी हम परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं लेते। तो मैं हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी बीकेएम सर से, और साथ ही एमएस सर, जो मैं बात करूं तो हम सबकी नहीं, रेजोनेंस परिवार की नहीं, आप सबकी भी रीढ़ की हड्डी है कि आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर, माल्यार्पण कर माँ का आशीर्वाद ले। भुवनेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप पधारें, और आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताकि माँ से आराधना कर सके, माँ का वंदन कर सके, और उनसे आशीर्वाद ले सके कि मुझे पर आगे की ओर ले जाए। माँ का आशीर्वाद है। या देवी सर्वभूतेषु देवी माँ शारदे का वंदन करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे परिवार के सदस्य आप सभी की ओर से, और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य तक आप प्राप्त करें, उस लक्ष्य तक आप पहुंचे, और इसी
प्रार्थना है तो माँ से कह रहे हैं कि आपको स्वीकार करें इस प्रार्थना को और हमें इस तरह का मार्गदर्शन दें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं। थैंक यू सर, आप सभी लोगों को स्थान पर थैंक यू सो मच सर। आपने माँ का आशीर्वाद हम सभी के लिए लिया ताकि हम निरंतर इस मार्ग पर आगे बढ़ सके, निरंतर इस तरह से प्रयास कर सके कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पा सके। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा सीरियस एनवायरनमेंट हो गया तो थोड़ी सी बात ऐसा करते हैं। अच्छा, तैयारी किसकी, सबकी अच्छी चल रही है? देखिए कितने लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है, एक बार हाथ उठा के बताओ। एक भी? ऐसा तो मत करो भाई, कितने से दिन बचे और हम हाथ उठा के नहीं कह रहे कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो मतलब सर मुझे तो ऐसा लगता है 10 20 50 मोटिवेशन सेशन की रिक्वायर्ड है इनके लिए तो लगातार। खुद पर भरोसा होना सबसे जरूरी है। देखिए मैं ये मानता हूं कि कुछ हो नहीं हो पर खुद पर भरोसा जरूरी होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा या हाँ मैं कर लूंगी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। चलो दोबारा एक बार, कितने लोगों की तैयारी चल रही है हाथ उठा के दोबारा? एक, एक, दो, तीन। ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 10 लोग ही कह रहे हैं कि मेरी तैयारी चल रही है। ऐसा मत करो भाई, अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मुकाम वही हासिल करता है जो खुद पर विश्वास रखता है। मुकाम वही हासिल करता है जो खुद पर विश्वास रखता है, और वही जो खुद पर विश्वास रखता है वही इस देश को बदलता है। तो आपको देश को बदलना है, आगे बढ़ना है, तो खुद पर विश्वास रखो। खुद पे विश्वास रखोगे कि हाँ मैं कर लूंगा या हाँ मैं कर लूंगी, तो आप सब कुछ कर लोगे। और इसीलिए हमने रिक्वेस्ट करा बीकेएम सर से। बीकेएम सर कह रहे थे मेरे क्लासेस हैं, ये है। मैंने कहा सर रिक्वायर्ड तो है, आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, एक बार जोरदार तालियां कि हमारे छोटे से निवेदन को इन्होंने स्वीकार करा और यहाँ पर आए आप सभी को मोटिवेट करने के लिए। लगातार हमारे साथ रहता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीकेएम सर से, प्लीज आप आए और हमें मार्गदर्शित करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो एकदम शांति शांति सी लग रही है। देखो ये एग्ज़ाम का जो टाइम है, वैसे तो हर साल ही हम बच्चों से मिलते हैं और ये एक पीरियड है जो हर बार रहता है। और लगभग क्लासेस के अंदर तो मैं ऐसे कहानी के तौर पर कहता भी हूँ कि जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा, अप्रैल में ये होगा। कैसे इमोशंस आएंगे समय के साथ। जैसे कहते हैं ना, बारिश के बादल का समय होता है, तो इस समय बारिश आएगी, फिर गर्मी आएगी, सर्दी आएगी। ऐसे एग्ज़ाम का भी एक साइकिल होता है। और 11वीं में जब एडमिशन लेता है तब से एक अलग तरह की बात होती है। अब वो ऐसा समय है, एग्ज़ाम वाला आया हुआ है, तो इस समय क्या करना चाहिए और क्या गाइडेंस का एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमेशा ही। और एनर्जी सबके पास है, पर दिशाएं अनंत हैं। वो एनर्जी किस दिशा में खर्च कर देता है, वो एनर्जी गलत दिशा में खर्च हो जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए डायरेक्शन हमेशा ही जीवन में सबसे कीमती चीज़ है। अगर हमारे पास भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है जो हमें हर समय गाइड करती है, बिना हम डायरेक्शन के कहीं एक दिशा में जा नहीं सकते हैं। पर अभी जो पढ़ाई और एग्ज़ाम के स्तर के हिसाब से जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो बच्चों से बातचीत हुई, मैं खुद, हालांकि इस मीटिंग से पहले मैं चाह रहा था कि पिछले साल के अभी एक्चुअली के आईआईटी के जो बच्चे, उनकी छुट्टियां हो रही है, तो किसी से यहाँ कोटा आया वो बच्चा मैं ढूंढ रहा था इसी बात पे कि अगर वो आ जाए तो उसने पिछले साल ही एग्ज़ाम दिया है।
तो वो आपके साथ शेयर कर ले। अभी हालांकि अभी बात हो नहीं पाई, इसलिए कोशिश ये कर रहा था मैं कि कोई बच्चा मिल जाए। फिर यार जो बहुत सारे बच्चों से मिलता रहा हूँ, सफल होने के बाद, सफल होने से पहले, इन सब का एक दिमाग में अपने आप ही ऐसे एक डेटा इकट्ठा हो ही जाता है, बैठ जाता है। उसके आधार पर मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूँ जो कि अभी के दिनों के लिए आपके लिए उपयोगी हुए। अगर हम दिन के हिसाब से काउंट करें तो अब गिनती के दिन बचे हैं। अब जो पीरियड है इसके अंदर मेहनत करके जितना पाया जा सकता है वो अमाउंट तो उतना नहीं है जितना कि 2 साल की मेहनत में मिल सकता था। पर ये है कि खोया ज़्यादा जा सकता है, पाया तो कम जा सकता है, खो ज़्यादा सकते हो। आपका जो साइकोलॉजी है, मेंटल कैपेबिलिटी है, इनसे अगर आप नुकसान जितना चाहो उतना कर सकते हो पेपर के अंदर, पर इंक्रीमेंट वाला साइड कम है, उतना नहीं जितना 2 साल के अंदर आप कर सकते थे। तो इसलिए जो आखिरी का जो टाइम होता है उसके अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि जो मैं जानता हूँ मैं उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करके हूँ। आपने 2 साल में इतना मेहनत किया है, इतनी शीट की है, इतने क्वेश्चंस कर रखे हैं कि निश्चित तौर पर अगर जो जो आपने किए हैं अगर वो एग्जाम में कराओगे तो आप सफल हो ही जाओगे। जिस तरह का एडवांस का एग्जाम का पेपर है उसके अंदर कम ही नंबर में सिलेक्शन होता है। मतलब मैं तो कई बार बच्चों से कहता हूँ कि जो कमज़ोर बच्चा है अगर उसके लिए सेलेक्ट होने के लिए कोई सबसे इजी पेपर है तो आईआईटी का ही पेपर है, क्योंकि कमज़ोर बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कम ही क्वेश्चन कर सकता है। और एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चन तो इजी हमेशा ही रहते हैं। और पिछले साल के टोटल सिलेक्शन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, मेरे खुद के जान पहचान में और भी कई लोग हैं जिनके 14,000 करीब रैंक रही, तो उनके लगभग 110 नंबर, 114 नंबर के आसपास नंबर आए। तो 14,000 पर अगर 110 114 नंबर हैं तीनों सब्जेक्ट के मिला करके, तो अगर आप जोड़ो तो एक सब्जेक्ट में कितने एक नंबर चाहिए और उसके लिए कितने क्वेश्चन करने होते हैं। पर बात क्या है कि हम उसमें नेगेटिव नंबर लेके आ जाएंगे, गलत सवाल करके आ जाएंगे। इसीलिए आखिरी दिनों में हमारे को अपने नेगेटिव से हम कैसे बचा सकें इसके बारे में सोचना है। हम हमारे को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें दोनों पेपर के अंदर, पूरी एनर्जी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके, इसका हिसाब किताब सही करना है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एक बायोलॉजिकल साइकिल रहती है, यानी कि अगर आप रोज 3 बजे सोते हैं तो आपको 3 बजे ही नींद आएगी, 3 बजे से पहले नींद नहीं आएगी। रोज आप 7 बजे उठते तो आपको 7 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। ऐसे हमारा बायोलॉजिकल एक साइकिल बन जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो पेपर है, जिस दिन भी पेपर है, उस पेपर के हिसाब से आपकी बायोलॉजिकल साइकिल सेट कर लो। अगर अपनी साइकिल पहले से सेट है तो बढ़िया है, नहीं सेट है तो आप उसको सेट कर लें। और 9:30 बजे आपका पहला पेपर होगा शायद, मुझे ऐसा जानकारी है ना? 9:30 पे ना, 9 से 12 है और 2 से 5, 2:30 से 5:30 है। तो ये जो 9 से 12 और 2:30 से 5:30 का जो पीरियड है, इसको आप है ना टेबल पर बैठ करके 3 घंटा एक जगह बैठ कर प्रैक्टिस में, कंसंट्रेशन की आदत में लेके आ जाओ, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप नॉर्मली रोज ही करते हो, एग्जाम वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। पेपर करने के लिए आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के कई पेपर हैं, कोई भी पेपर लेकर के कर सकते हो, और भी कोई टेस्ट पेपर अरेंजमेंट करके कर सकते हो। फुल सिलेबस के पेपर करो, ताकि टॉपिक का स्विच और होना चाहिए। एग्जाम में हमारे साथ दिक्कत, अभी आप लोग पढ़ाई करते हो तो किसी एक टॉपिक की शीट करे जा रहे हो, किसी एक ही सब्जेक्ट को करे जा रहे हो। एग्जाम में क्या होता है, टॉपिक स्विच करना पड़ता है, अगला क्वेश्चन किसी और टॉपिक का आता है। तो आपकी साइकोलॉजिकल माइंड की जो साइकोलॉजी वो ऐसे ही तरह के पेपर की होनी चाहिए। तो आखिरी के दिनों में पेपर की स्टाइल में पेपर करना चाहिए, पेपर के टाइम में पेपर करना चाहिए। यानी कि अगर आप पेपर करोगे उसी पीरियड में जो वहाँ करने वाले हो तो आपकी एकदम आदत में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि टाइम पर सोना होगा। अगर आप 9 बजे का पेपर देने जाओगे तो 8 बजे तक की आपकी एंट्री होगी, 7 बजे आपको उठना पड़ेगा। तो 6 साढ़े 6 बजे का रोज का उठने का टाइम टेबल अपना सेट कर लो, और वैसे ही वैसे, ताकि आपको आखिरी दिन नींद अच्छी आनी चाहिए।
बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि जिनमें अच्छी कैपेबिलिटी होती है, परंतु उनके नंबर इसलिए कम आ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सर लास्ट वाली रात को मुझे नींद ही नहीं आई, मैं लेट हो गया। फिर लेट हो गया, फिर कई बार 2 बज गए, 3 बज गए, अगर मैं सो गया तो फिर मैं उठने में देर हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कर कर आकर के लास्ट वाला एक दिन आपने गड़बड़ कर लिया तो एग्ज़ाम में तो हो सकता है कि 9 से 12 वाला पेपर फिर भी कर लें आप, पर 2:30 से लेके 5:30 वाले पेपर के लिए उतनी एनर्जी नहीं बचती। अभी आपने पेपर देख के आपको खुद ही पता चल जाता है कि दूसरे पेपर में एनर्जी का क्या हाल चल रहता है। तो अगर आप ढंग से नींद नहीं लेंगे तो उससे नुकसान। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो आखिरी का जो समय होता है ना, उसमें अपनी प्रिपरेशन में मतलब फिजिकल प्रिपरेशन उस तरह से नहीं, तो खोने के लिए तो बहुत कुछ है, पाने के लिए कम है। पाने के लिए अब मैं जैसे कहूँगा तो आप ज़्यादातर आप रिवाइज कर सकते हो क्लास के जो नोट्स हैं, ताकि आप वैरायटी ऑफ थॉट्स और फार्मूले आपके पास हमेशा बने रहें। तो इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपसे कहा है कि एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपनी बायोलॉजिकल सेट क्लॉक जो है उसको एग्ज़ाम की तरह से सेट कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको एग्ज़ाम एकदम नेचुरल लगेगा और इस तरह की प्रैक्टिस में आ जाएंगे। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, जैसे एग्ज़ाम का कोई एक आधा दिन रहता है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप किताब से थोड़ा दूर हो जाए। जैसे अगर आदमी कोई रोज़ खेलता कूदता है तो एक दिन आराम करता है तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और फिर अगले मैच के लिए तैयार हो जाता है खेलने के लिए। ऐसे ही माइंड में लास्ट वाला जो दिन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हिसाब लगाओगे हमेशा डर लगे। एग्ज़ाम से डर से नहीं बच सकते आप। जिस भी खिलाड़ी को जब उसकी खुद के बैटिंग का नंबर आता है तो हमेशा उसको आउट होने का डर लगता है कि गेंद में आउट हो जाएगा, और ये डर हमेशा होता है। मैं तो खुद क्रिकेट खेलता था, मुझे पता है। सारे स्टेज पे स्टेडियम में लोग ताली बजाते रहते हैं कि अब ये बैट्समैन आया है, अनाउंसमेंट भी होता है कि अब ये बैटिंग करने आ रहे हैं, इतने रन चाहिए। फिर लगता है कि हम एक ही बॉल पे आउट हो गए तो क्या होगा, रन बनेंगे नहीं तो क्या होगा, ऐसी फीलिंग आती है। लगभग वैसी एग्जाम में आप लोगों की फीलिंग होगी, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बच नहीं सकते हम, ये होगा ही। पर बैट्समैन को क्या हिदायत दी जाती है, जाते ही 1 रन लेकर के, जैसे मैं खेलता तो मेरे पास ये हिदायत होती, 1 रन लिया और दूसरी नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं खेलना है, आराम से देखो क्या हो रहा है। फिर 1 रन लेकर के उधर खड़े रहो। एग्जाम में ऐसे ही 1 नंबर ये वाला इजी क्वेश्चन कर लो, ये वाला इजी क्वेश्चन कर लो, जाते ही सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा मानना है कि जो आपका एग्जाम के प्रति जो डर है, अगर आखिरी दिन थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपने मन पसंद की कोई चीज़ करेंगे, और मैं तो कहूँगा कि लास्ट के दिनों में ये याद करना चाहिए कि आपने अच्छा क्या किया है। देखो बुरा तो आपके मन में आ ही रहा होगा, उससे बचने का तरीका है कि हमने जो रियलिस्टिक जीवन में हमारा इतना लंबा पीरियड रहा है, हमारे किसी ने किसी बात के लिए तारीफ कभी कहीं ना कहीं तो मिली होगी, स्कूल में मिली होगी, कहीं किसी सब्जेक्ट में अच्छा किया होगा, तो वो ऐसी पॉजिटिव बातें आप अपने मन से करें, क्योंकि जो होना है वो तो होना है, पर नेगेटिव सोच के खराब होना है। तो इसलिए अपन नेगेटिव वाला पार्ट ही क्यों, हमारे पास सोचने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो हम आखिरी दिनों में अपने पॉजिटिव बातों को सोचें, ताकि मन से हम अपने आप को रियलाइज कर सके कि हमने ऐसा कर रखा है, ऐसे हम गलत नहीं बोल रहे, हमारे को लोगों ने कह भी रखा है। तो पुरानी जो भी कोई अच्छी बात हो आखिरी के दिनों में उसको करना चाहिए। या कोई आपको किसी चीज़ का शौक हो खेलने कूदने का, तो खेलने कूदने वाला कोई काम, मतलब हल्का फुल्का खेलना हो गया, कोई मान लो बैडमिंटन वगैरह, ऐसा मन आपका एग्जाम से थोड़ा सा हट जाए, फ्री हो जाए, फ्री माइंडेड होना चाहिए। और प्रॉपर मैंने आपको सोने के संबंध में बताया कि आपको किस तरह से नींद लेनी है, उस हिसाब से बता दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपनी बायोलॉजिकल अपन सेट कर ले। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से एग्जाम दें, फुल सिलेबस वाले एग्जाम दें, उस पीरियड के अंदर एग्जाम दें। तीसरा पॉइंट जो सब्जेक्ट के संबंध में है कि हम पढ़ाई में क्या करें, आखिरी के दिनों में पढ़ना क्या चाहिए। तो इसके लिए जो मुझे लगता है कि जो भी टूल आपके एग्जाम में सवाल करने में मदद करने वाले हैं, जैसे अगर मान लो फिजिक्स के अंदर फार्मूले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, कोई भी स्टेटमेंट है, कंडक्टर की स्टेटमेंट है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कोई थ्योरी का हिस्सा है, रीजनिंग वाला कोई पॉइंट है, जो जिनसे सवाल बहुत सारे होते हैं वो चीज़ करनी है।
2 सवाल 4 सवाल ये सवाल कर लूँगा, क्या पता एग्जाम में आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। जिनसे बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सारे स्टेटमेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर कोई एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना चाहे तो आखिरी के दिनों में एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकता है, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट के लिए खासकर, क्योंकि हूबहू उनमें से आ रहा है। पुराने इतिहास का जो एग्ज़ाम का हिसाब बता रहा है, तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि पुराना जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा रहा है कि केमिस्ट्री में खासकर एनसीईआरटी से मिलता जुलता, मतलब सेम टू सेम लाइन में से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि आखिरी के दिनों में ज़्यादा चिंता ना करें किसी कठिन चीज़ की। पिछले साल का ही मेरे पास एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी है, मैंने जैसे आप पूछ रहे हैं जैसे डरने वाले बच्चों के हिसाब से बोल रहे हैं। एक बच्चा आया था, कह रहा था कि सर मेरा मेंस के पेपर में जो रैंक आ रही ना, उससे मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, और क्या करूं सर। वो दूसरे बैच का था, ऊपर के बैचेस के अंदर कुछ टफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो कह रहा था कि सर ये क्वेश्चन कर लूँ क्या, मेरे को तो मिले नहीं। और मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा देखो, तुमको जो बेसिक बेसिक ही नहीं आता, तुम इन कठिन सवाल को करके क्या करोगे। तुम तो तुम्हारे जो इजी इजी है ना, उसको ढूंढ लो। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में इजी क्या है, क्या तुम अच्छा कर सकते हो, इसी प्लानिंग के साथ जाना, पेपर में इजी इजी ढूंढना और वही करना। बस वो मुझसे इतनी सी बात पूछ के गया था, मैं भी उसको बातों के बाद में भूल गया, ना उससे कोई बात हुई। जब वो सेलेक्ट हो गया, जब उसको कॉलेज मिल गया, फिर एक दिन उसका मैसेज आया कि सर जो आपने बात बोली थी ना, इजी फर्स्ट, मैं उस इजी वाली बात के दम से अभी कॉलेज में बैठा। तो ऐसे बच्चे रहे हैं पिछले साल के अंदर ही जिनको बहुत कम नंबर, मैंने जैसे भी आपके सामने बताया कि 114 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर के हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट में 40 ही नंबर चाहिए, तो कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा के चक्कर में किसी सवाल में उलझ करके गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि रोज आप 2 से मतलब 2.5 से 5, 5.5 का पीरियड, 9 से 12 वाला पीरियड जो आप टेस्ट पेपर देंगे, उस टेस्ट पेपर में अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर लो। पुराने टाइम में क्या आपको लगता था कि मेरी रैंक पीछे आ जाएगी, आ जाएगी, वो आ जाएगी। अब आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से पेपर के हिसाब लगा लगा के देख लो कि मैं कैसे कैसे करके पेपर देख सकता हूँ। मैं वैसे पहले बता चुका हूँ भाई, कई बार क्लास में भी कहता हूँ, ईजी फर्स्ट। जो इजी, मैंने जब भी जितने भी अच्छे ऊपर के रैंक लाते हैं उन सब बच्चों से पूछा है, हालांकि जो ज़्यादा अच्छी रैंक लाते हैं उनके लिए नंबर सभी क्वेश्चन में, मतलब अधिक ज़्यादा क्वेश्चन उनके लिए ईजी होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन उनके लिए टफ होते हैं। तो उन सब से मेरे को ये सभी ने यही बात कही कि वो पहले इजी इजी क्वेश्चन पेपर में से कर लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन अपनी तरफ से पेपर में सबसे पहले कर लो। दूसरे नंबर पे कैलकुलेटिव, क्योंकि आपके पास रिव्यू, मार्क और रिव्यू वाला ऑप्शन होता है। जैसे कोई कुछ जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, ये आप इन एक्सपेरिमेंट्स में घर पे करके देख सकते हैं। कई बार हो सकता है कि सर मेरा तो तरीका अलग हो चुका है, साल भर ये प्रैक्टिस किया है, तभी आप घर पे करके देख सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल ऐसे कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो किसी अपने फेवरेट के चक्कर में किसी कठिन क्वेश्चन में वो उस दिन गड़बड़ करके आ जाते हैं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट फेवरेट था, मैंने इसमें टाइम लगाया और इसी में मेरा टाइम खो गया, और उसके बाद मेरा इजी जो दूसरे सब्जेक्ट में था वो रह गया। मतलब मेन अफसोस तो इसी बात का होता है कि जो हमें आता है, अगर हम वो उस दिन ना रिप्रेजेंट कर पाए, जो एग्जाम वाला दिन है, वो नहीं होना चाहिए। बस अगर हमें आता ही नहीं था फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर हमें दुख भी नहीं होगा कि ठीक है मेरी जैसी भी प्रिपरेशन थी, पेपर ही कुछ अलग तरह का था, मेरे लायक उसमें था नहीं, तो मेरी मेरी किस्मत रही या मेरी प्रिपरेशन रही, जो भी रही। परंतु आई हुई चीज़ छूट जाए, आई हुई चीज़ गलत हो जाए, हड़बड़ाहट में भी गड़बड़ हो जाती है। आपने पहले किसी क्वेश्चन में टाइम खराब कर लिया, लास्ट में जाके जल्दबाजी में इजी इजी क्वेश्चन में जल्दबाजी करनी पड़ रही है। जल्दबाजी करनी पड़ रही तो जो कठिन था वो तो गड़बड़ कर ही दिया, और जो आसान था उस वाले में भी प्रॉब्लम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई भी आसान चीज़ खोनी नहीं चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप अपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, इसमें 3 स्टेज में कर सकते हो। इजी इजी जो क्वेश्चन लग रहा है, जिस सब्जेक्ट को इजी मानते हो आप उसको पहले ले लो, उसके इजी क्वेश्चन पहले कर लो,
फिर दूसरे सब्जेक्ट में से इजी क्वेश्चन कर लो, फिर तीसरे सब्जेक्ट में इजी कर लो। इजी किसको कहते हैं? जो होते ही देखते ही हो जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फटाफट आंसर, वो इजी की कैटेगरी में। जिसके अंदर कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, वो टफ की कैटेगरी में। ऐसा सिंपल बेसिक रूल दिया है, तो आप इस रूल के आधार पर अपने टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इजी के दम पर ही लगभग 80-90 नंबर ला सकते। सेलेक्ट होने के लिए कुछ ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन और करने होते हैं, इतना करते ही आपका मतलब रैंक अच्छे से हो जाएगा। और ये हर साल ही, मतलब आप देखो कितनी अजीब बात है कि इतने कम नंबर इतने लाख बच्चे देते हैं पर वो ला नहीं पाते। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे बच्चे कमजोर। आप ऐसा मत सोचना कि इतने सारे बच्चे, जो रियल प्रिपरेशन, जो एग्जाम के साथ फाइट करने वाले बच्चे कम ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे इमोशनली भी हार जाते हैं और अपनी मन मर्जी से कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि ये चैप्टर मेरे लिए इजी नहीं है, ये मैं चैप्टर नहीं करूँगा, ये सब्जेक्ट मैं नहीं करूँगा। ऐसे करके पहले ही उनका माइंड पहले से बायस्ड होता है। जैसे अभी एक बच्चा मेरे से मिला था, तो एक क्वेश्चन के अंदर कुछ और नाम, कोई हेडिंग आ गया, सवाल तो उस टॉपिक का था पर उसके अंदर नाम उसने पढ़ा। उसने कहा कि सर मुझे लगा ये दूसरे चैप्टर का है, मैंने सवाल ही छोड़ दिया। अब उसके अंदर ऐसे लाइनें ऐसी यूज हो जाती है तो दूसरे चैप्टर का नाम आ जाता है, पर क्वेश्चन तो सीधा है कि डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, पर बात कोई और चैप्टर का नाम लगा दिया, फिर Q/D करके लिखना था, उतना लिख के नहीं आते। तो जो बच्चे पहले से ऐसे, आखिरी टाइम में थोड़ा सा हम ऐसे रहते हैं, हमारा मन थोड़ा सा ऐसा खिंचा खिंचा रहता है और हम हड़बड़ाहट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए धैर्य बनाना सबसे कीमती बात है। और सब्जेक्ट वाइज अगर अपन देखेंगे तो हमेशा से ऐसा रहा है कि ज़्यादातर केसेस में केमिस्ट्री इजी रहती है हमेशा, दूसरे नंबर पर फिजिक्स रहता है और तीसरे नंबर पर मैथ्स रहता है। ये इन जनरल IIT का ट्रेंड रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में से, और जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर याद रखने वाली कोई चीज़ खो दी तो उसकी बराबरी वो फिजिक्स से नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट करने वालों से। और जिन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स में इन चीज़ों को खो दिया वो मैथ्स के अंदर कठिन सवाल करके बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे आसान तरीका कि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का बेसिक इजी फार्मूला हमें पता होना चाहिए। और इस बार जैसे मान लो कि फिजिक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आ रहे हैं, जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पहली बार आ रहे हैं, जैसे मैं कह भी रहा था। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लोगों ने पढ़ ही नहीं रखे होंगे, या उन्होंने मान रखा होगा कि मेरे लिए तो टफ होता है, मेरे से होता ही नहीं। तो एडवांस के सिलेबस के अंदर मेंस में हटा दिया गया था, पर एडवांस वालों ने तो अपने सिलेबस में ऐसा रिव्यू नहीं किया है। उनमें शामिल आप लोगों को पता होगा है ना शामिल। अब उस पेपर में जो शामिल है और पहली बार ही शामिल किया है, तो IIT का ये भी चांस, ये भी मैंने देखा है कि कोई भी सिलेबस में एक बार एक साल रखा, अगले साल हटा दिया, तो जिस साल रखा उस साल सवाल जरूर देता है, पुराना इतिहास बताता है। तो हो सकता है कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का सवाल दे दे। यानी जो भी कोई किसी एक साल में सिलेबस में आना है, तो एक तो उन प्रोफेसर को बनाने में आसानी होती है, उनको पुराना इतिहास ही चेक नहीं करना पड़ता कि ऐसा सवाल कभी बनाया था क्या। तो इजी क्वेश्चन ही वो पूछ लेंगे। अच्छा, कठिन नहीं पूछेंगे, इजी पूछेंगे, परंतु आपने पढ़ा ही नहीं तो वो आप इजी आप छोड़ करके आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक का बेसिक इजी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है सीधा ही, U बराबर ऐसे। अब सरफेस एनर्जी का फार्मूला ही आप यूज नहीं करके आ रहे हो। सीधा सा एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर सरफेस एनर्जी पूछी थी, क्योंकि मैंने सरफेस टेंशन पढ़ा नहीं इसलिए मेरा छूट गया। तो मेरा ये कहना है कि बस अगर हम आखिरी मौके पर जो काम कर सकते हैं, और हमेशा याद रखना कि आपने कभी भी कोई सफलता की हो, कुछ भी की, तो आपको हमेशा इजी नहीं जिताएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस की चीज थी वही आपको जिताती है। जैसे क्रिकेट में जिसकी बॉलिंग बढ़िया होती है, बॉलिंग के दम से सेलेक्ट होता है। जैसे किसी का एक सब्जेक्ट बढ़िया है तो सब्जेक्ट ही आपको अब तक जिता रहा होगा। अभी आपके नंबरों में आप अपने दोस्तों में रैंक देखते होंगे, तो किसी को एक सब्जेक्ट अच्छे से जिता रहा होगा। तो जीतने का तरीका हमेशा इजी ही होता है, इजी वाला जो हिस्सा है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने जितने भी चैप्टर हैं उनके अंदर बेसिक फार्मूले जो है आखिरी दिनों में जो काम कर सकते हो
मैं कठिन सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कठिन चीज़ों को करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर से नींद लेने के लिए कह रहा हूँ कि आप बढ़िया से नींद लो, टाइम पे उठो, जैसे सुबह जल्दी उठने वाला टाइम होता है उस टाइम पर उठो, टाइम पर सो, और टेस्ट पेपर की तरह 3-3 घंटे बैठने की आदत में आ जाओ। और जो 2 पेपर होते हैं, अब इसमें इस चीज़ की भी अच्छी प्लानिंग करना कि जो सेकंड पेपर होता है उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो सेकंड पेपर की एफिशिएंसी बढ़ाने का पहला मूल मंत्र है कि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस रात को आपने बढ़िया नींद ली। बढ़िया नींद कैसे होगी? जब आप उस दिन किताब कॉपी के हाथ नहीं लगाओ ज़्यादा। एक तो रोज की आदत में आ जाना चाहिए कि 10 बजे आंखें नींद आने लग जानी चाहिए, और नींद तब तक नहीं आएगी जब आपने रोज ही 3 बजे उठ के 1-1 बजे सोने की आदत डाल रखी, तो 10 बजे कैसे नींद आ जाएगी उस दिन? तो रोज ही ऐसी आदत में आ जाना चाहिए कि 10 बजे नींद आ जाती है। तो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में बिजी नहीं होना लास्ट वाले दिन, ऐसे नॉर्मली बातचीत करके 10 बजे का जो टाइम है सोने का प्रॉपर टाइम पे सो जाना है। तो दूसरे पेपर का नंबर बढ़ाने के लिए नींद पहले नंबर में बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, जो 2 पेपर के बीच का टाइम होगा उस टाइम में बिल्कुल भी पहले पेपर का कोई हिसाब नहीं लगाना। आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए एक पेपर ही काफ़ी हो सकता है कि पहला पेपर में आपका कुछ नहीं आ रहा है, सारा ही पेपर बिगड़ गया हो, फिर उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, हिसाब लगा रहे हो अब तो मेरा क्या होने वाला है, या किसी एक सब्जेक्ट में किसी किसी स्टूडेंट का पेपर बिगड़ जाता है तो वो सोचता है कि अब अगले पेपर में तो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। पुराने ज़माने में तो कट ऑफ भी ज़्यादा हुआ करता था, अब तो कट ऑफ भी ऐसा नहीं होता है, 2 या 3 सवाल करते ही कट ऑफ पूरा हो जाता है। इसलिए मतलब किसी तरह का ऐसा पहले वाले पेपर का मन में कोई इफेक्ट नहीं लेना चाहिए। जैसा भी बीता हो, ऐसा मान लेना कि दूसरा पेपर है इसको फिर से करना है, फिर से मौका मिल रहा है, क्योंकि हर पेपर से सेलेक्ट हो सकते हैं, एक पेपर किसी भी एक पेपर से सेलेक्ट हो सकता है। इसलिए उसको आप मान लेना कि आपका आईआईटी का दूसरा चांस है, दूसरा पेपर एक ही साल का दूसरा चांस है कि ये वाला मेरा पेपर बिगड़ गया, मुझे अभी थोड़ी देर बाद में फिर से मौका मिला है आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए। तो सेकेंड वाले पेपर में इस तरह का एक एटीट्यूड लेकर के जाना। दूसरा ये है कि जो बीच का पीरियड है उसमें कोई एनालिसिस मत करना और रिलैक्स रहना, और कुछ हल्का पिल्का मतलब खाना, जो लिक्विड डाइट कुछ होता है। इन दोनों थोड़ी सी गर्मी वगैरह आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, लू वगैरह हो रही है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आखिरी के दिनों में हमारी जिम्मेदारी है। उलट पुलट कुछ भी खाना नहीं, जो नॉर्मल अच्छा खाना होता है वही खाना खाना, अपने आप को स्वस्थ रखना, किसी तरह की दिमाग में कोई टेंशन, सर्दी जुकाम, आखिरी दिन सर्दी जुकाम ये इस तरह में हो जाता है, अच्छा गर्मी ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया, जैसे जुकाम टाइप हो रहा है, अब रुमाल लेके बैठे हैं पेपर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो बड़ी दिक्कत होती है। आपने कभी जुकाम के टाइम पढ़ाई करके देखा होगा, तो एग्जाम टाइम में ऐसी सिचुएशन ना आए, आपको स्वस्थ अपने आप में बनाए रखना। इसलिए मैंने कहा ना कि आप अपना स्वास्थ्य बढ़िया बनाए रखो, बढ़िया नींद लो, जो आपको इजी इजी लगता है बस वही पढ़ो, कठिन चीज़ों को भूल जाओ। आपने अच्छा अच्छा जो कर रखा है जीवन में, जो जो अच्छा अच्छा पाया सिर्फ उसी के बारे में सोचो, अपने आप को किसी तरह से पॉजिटिव बनाओ। जो भी दोस्त उल्टी पुल्टी बातें करता है उनसे दूर हो जाओ, जो दोस्त लोग अच्छी हंसी मजाक करते हैं, मौज मस्ती की बात करते हैं, उन्हीं से करो। जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं हमारा क्या होगा, ये होगा वो होगा, उनसे थोड़े से दूर हो जाओ। और अगर पेरेंट्स से बात करने में अच्छा लगता है, कई बार उनसे भी कॉन्फिडेंस आता है, तो पेरेंट्स से भी बात करो। अपने बड़े भाई वगैरह हैं, कोई उनसे बात करना चाहे उनसे बात करें, वो गाइड कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक रिलैक्स मूड में रहो, ताकि आप अपना 2 साल का जो नेचुरल प्रिपरेशन किया है उसको एक्सप्रेस कर सको। यही सबसे कीमती बात है। एग्जाम सेंटर पर एकदम टाइम पर पहुंच जाना, ताकि उस जगह से रिलैक्स हो जाओ। 1 घंटा पहले पहुंचो तो हाँफते हाँफते नहीं जाना पड़े। कई कई बार बच्चे आखिरी टाइम में पहुंचते हैं, मान लो जिस ऑटो पे बैठा उसका टायर पंचर हो गया, हाँ, ऐसे कौन जानता है कि क्या किसके साथ घटना घटने वाली। ऐसे दुर्घटनाएं घट रखी है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, एक बच्चा जैसे जाने से पहले नारियल फोड़ रहा था तो हाथ ही फ्रैक्चर हो गया कि भगवान को नारियल चढ़ा के जा रहा हूँ, तो फिर उसी समय उसके हाथ में चोट लग गई। मतलब ऐसे कुछ, या फिर ऐसा हो जाता है कि ऑटो वाले से पैसे का हिसाब हुआ था 40 रुपए का, उसने कहा कि 100 रुपये लगेगा। फिर बोले क्या बात होगी, 40 की बात हुई थी। तो ऑटो वाले का तो कुछ जाना नहीं, पर आपका दिमाग तो खराब हो जाएगा और बहसबाजी हो गई। तो जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आपका जो
पारा चढ़ा हुआ होगा, दिमाग गड़बड़ होगा, तो पेपर में 5 मिनट लग जाते हैं सेट होने में। यानी कि अपने मन को मेंटेन करना, टाइम पर जाना, किसी से झगड़ा नहीं करना, 100 रुपये मांगना है तो ले भाई आज तो देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, हाँ मुझे आज पेपर देना है, किसी तरह से बचना है। यानी अपन को किसी तरह से वर्बल चीज़ों से बचना है, किसी बीमारी से बचना है, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है, बढ़िया नींद, मतलब अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है मन से, शरीर से, और मन से खुश होके जाना है। ये आखिरी के दिनों की मेन पॉइंट है सही से, ताकि अच्छा न्यूट्रलिटी जो होती है ना, बायसनेस, हमेशा प्रेजेंट में रहो। जब सवाल पढ़ो ना, आगे पीछे की कुछ भी चिंता मत करो, पास होंगे फेल होंगे इसके बारे में रिजल्ट पहले से हिसाब मत लगाओ, बस ऐसे सोचो कि बस ये सवाल कर रहा हूँ। अगर आप न्यूट्रल होकर उस सवाल को करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। बच्चे कहीं रोल नंबर ही गलत भर के आ जाए घबराते घबराते, मैं तो कह रहा हूँ ढंग से अपना ही रोल नंबर सही से भरना। सारा सब कुछ सही करने के बाद में रोल नंबर ही गलत, कई लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि ये नया इंस्ट्रक्शन आ गया, अपन पहले से रट के बैठते हैं कि जाके ऐसा ऐसा होता है, फिर बाहर आके पता लगा कि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह ध्यान से पढ़ना ताकि दोबारा रिट्रेस ना करना पड़े। यानी न्यूट्रल माइंडेड, सही टाइम पर होना, और पहले से कुछ भी सोच विचार करके नहीं रखना। हो सकता है कि आपने कुछ कैलकुलेशन नंबरों के कर रखे हो, अचानक पेपर के अंदर मार्क्स ही ज़्यादा आ जाए कि टोटल दो, अभी मान लो पहले के जितने कितने नंबर था पिछले साल का टोटल 360 था, अब मान लो 500 नंबर तक का पेपर हो जाए, तो अब आपके सारा जोड़ बाकी हिसाब बदल जाएगा कि हर क्वेश्चन के नंबर कुछ ज़्यादा है और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। आईआईटी ऐसा करता है, आईआईटी की तरफ से हर बार ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन करता है कि जो लोग प्री प्लान कुछ करके आते हैं उनको झटका लगना चाहिए। और आईआईटी चेन्नई की तरफ से इस बार पेपर बनाया जा रहा है, तो मतलब देखते हैं कैसा रहता है। मेरे हिसाब से मैथमेटिकल टाइप साउथ के पेपर जो होते हैं, थोड़े से फिजिक्स में भी वेक्टर वगैरह ऐसे होंगे, मुझे ऐसे फीलिंग आती। बाकी और आईआईटी के बारे में मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, जैसा मुझे लगता है बस रूल्स हमारे लगते हैं, हम तो खुद जब सॉल्यूशन बनाते तो हम देखते हैं कि रूल लगाते हैं, आंसर आते हैं। मैं तो बार बार पूरे साल भर हर क्लास में इसी बात पर ही जोर दिया है कि फिजिक्स प्योरली रूल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो मैं तो कहूँगा कि बस आप अंदर से अपने आप को मजबूत रखें और जो होना है सो हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, जो होना है वो भगवान की कृपा से होगा। अगर होना है तो भी अच्छा है और नहीं होना तो ये भगवान की इच्छा है, ऐसा सोच करके हमें रहना चाहिए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में ऐसा नहीं है कि नहीं होने से कुछ चैप्टर बंद हो जाता है, जीवन में नहीं होने वाले भी बहुत आगे हैं और होने वाले भी हैं। तो इसलिए इस बारे में चिंता मत करो, ये गेम की तरह है। 10वीं क्लास का आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था कभी, तो आपको लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत सीरियस। आज आप उस 10वीं के एग्ज़ाम की इतनी इज्जत नहीं करते होंगे कि ठीक है हो गया नंबर कुछ तो नहीं मिलता, उसे कोई तो फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हो रहा है। हिसाब किताब लगाते ना, तो हिसाब किताब में वैसा नहीं मिलता जैसा उस समय 10वीं वाले टाइम पे लगता था। तो ऐसे ही जब जीवन को बड़े स्तर पर देखते हैं ना, तो फिर सारे एग्ज़ाम ऐसे ही लगते हैं, सच कहूँ तो यही है। और इसलिए इतने सीरियस भी मत हो कि हमारी जो नेचुरल चीज़ है वो हमसे खो जाए। बस आप तो जैसे जानते हो वैसा करके आ जाना, बस इतना ही कहूँगा। और एक स्टूडेंट भी पहुँच ही गए, चलो मैं चाह रहा था कि आपके सामने वो बात करेंगे। फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और सर ने जो 3-4 इंपॉर्टेंट टिप्स दी है उसको आप विशेष तौर पर ध्यान दें। पहले तो ये कि अपना रूटीन अभी से ही ऐसा फिक्स करें कि आपको ये लगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरा रूटीन वैसा का वैसा ही बना हुआ है, मतलब वही 9 to 12 वाला, 2:30 से 5:30 वाला। और दूसरा सर ने कहा कि ये गेम है, तो हमें गेम की तरह इसको लेकर चलना है। ऐसे नहीं लेना कि कई बार क्या होता है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है यार मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बहुत आशा कर रखी है, मेरे भाई बहनों ने बहुत आशा कर रखी है, या मेरा ब्रदर सिस्टर आईआईटी या मेडिकल में सेलेक्ट हो गया तो मुझे भी होना है, और उस प्रेशर के मारे ही हम कुछ नहीं कर पाते। तो सर ने जो बताया वो चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। सभी लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वह भी ये ध्यान रखें कि हमें बस
शांत रहना है और अपना काम निरंतर करना है। जिस तरह से हम कर रहे हैं वैसे हम करते रहें तो हम जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यदि किसी भी कारण से हम सेलेक्ट नहीं भी हो पाए तो भी हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है, और जिस स्टूडेंट्स को हमने बुलाया वो खुद एक एग्जाम्पल आप सबके लिए बन सकता है कि किस तरह से, जैसे सर ने बोला ना कि ऑटो में मतलब टायर पंचर हो गया ऑटो का या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है और हम हड़बड़ाहट में हो जाते हैं। अभी खुद हम सर जब भीलवाड़ा गए थे तो बेसिकली हम कोटा से भीलवाड़ा गए नीट एक्टिविटी के लिए, और मेरी खुद की कार का टायर ब्लास्ट हो गया था। पर बेसिकली था कि 5 तारीख को एग्जाम था और हम 3 तारीख को ही निकल गए थे, तो हमारे पास 2 दिन थे सफिशिएंट सारे अरेंजमेंट करने के लिए, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आया और हमने आराम से काम कर लिया। तो वही चीज होती है, वही सिस्टम होती है। और जो मैं बात कर रहा था कि वही स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहे थे आपकी तरह ही एडवांस का, और उस समय एग्जाम देते देते ही कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने लग गई। अब आप सोचो जब प्रॉब्लम आने लग जाती है तो हमें अपने आप को लगता है अरे कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। इवन आपने सुना होगा सर नीट में अभी कहीं इंग्लिश मीडियम की जगह हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया था और बच्चों को प्रॉब्लम, पर फिर भी उन्होंने पेपर दिया था क्योंकि वो शांत थे, उनका मन शांत था और उनको पेपर देना था। तो प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम के बाद भी अपने आप को शांत रखते हुए लगातार अपना काम करते हुए उन्होंने वो एग्जाम दिया और केमिस्ट्री में 100% परसेंटाइल लाए जेईई मेंस में भी, और आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स बने 2022 में। हमारे बीच में अंश अग्रवाल ऐसे स्टूडेंट्स, एक बार जोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए। और यही अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ बात करते हुए उनके ब्रदर से सीखा, उनके सिस्टर को यही बताया, तीनों बहन भाइयों ने यही बात करी कि हमें सिर्फ निरंतर प्रयास करना है, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। और सिर्फ ये सोच के रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, हमें सिर्फ अपना काम करना है, ईमानदारी से करना है। आप मानेंगे नहीं, जब एप्पल कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई तो इनके ब्रदर पहले प्लेसमेंट थे जो एप्पल कंपनी में इंडिया में हुए, अंश अग्रवाल के पहले प्लेसमेंट से इनके ब्रदर। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और उससे भी बड़ी बात, जब इन दो को लगातार देखा और जब दोनों भाई ने अच्छा करा तो इनके सिस्टर के अभी नीट में सर शायद 660 मार्क्स आ रहे हैं, 660 मार्क्स आ रहे हैं, इससे ज्यादा ही आ रहे हैं। बल्कि अभी नीट का इस साल ही दिया है एग्जाम और अभी जब आंसर की चेक करी तो 660 से ज्यादा मार्क्स है। तो बधाई हो, आपके परिवार में एक डॉक्टर आ रही है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी। ये सब बताने का कारण ये है, ये नहीं है कि आपको इसी तरह से मेहनत करनी है या आपको सेलेक्ट ही होना है। ये सब बताने का कारण ये है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अपना काम करना है और अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए कोई कुछ भी कहे। क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप सबको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं जो मैक्सिमम को पसंद आएगा। करेले की सब्जी होती है, करेले की, है ना, कई को पसंद होती है कई को नहीं होती। किसी को भिंडी पसंद होती है, किसी को आलू पसंद होते हैं, है ना। इवन कई ऐसे होते हैं जिसको आम का अमरस पसंद होता है और किसी को ऐसा होता है जिसको वाटरमेलन का जूस भी पसंद होता है। तो जब हमारे खाने पीने में सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है तो हमारे दिमाग में भी तो अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, मुझे कैसे करनी है, मुझे कैसे करनी है, मैं क्या हूं। तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी कह दे कि यार फिजिक्स तो बहुत कठिन है, बल्कि आपके लिए फिजिक्स आसान हो और आप उसकी बात में आके क्यों यार फिजिक्स बहुत कठिन है ना। कई बार कोई आपका ही कहते कि यार केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, आपको यार नहीं पढ़े यार केमिस्ट्री तो आसान है, सही कह रहा है, पर भैया तेरे लिए केमिस्ट्री कठिन है, उसके लिए आसान हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए खुद का निर्णय खुद करें। इवन मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको 2 साल हो गए तो आप न अपने पेरेंट्स, न अपने दोस्त, न अपने रिलेटिव, इन सबसे के डिसीजन की जगह, इन सबकी सलाह की जगह अपने खुद की सलाह लें। इवन अपने फैकल्टी से डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है और उसका सॉल्यूशन करें। तो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे आपके आईआईटी में सेलेक्ट होने के। और इवन नहीं होंगे तो आप ये डिसीजन ले लेंगे कि आपने क्या गलत करा, क्या सही करा और किस तरह से आपका पेपर है उसमें क्या प्रॉब्लम हुई और क्या प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सब चीजें होने वाली है, इसीलिए इस सेशन को करा गया कि इन चीजों को, इन संबंध को देखें। और फिर ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है, मैं बुलाना चाहूंगा अंश को। मिस्टर अंश अग्रवाल आए और अपने व्यूज शेयर करें ताकि आप सभी को पता लग सके कि इन्होंने लास्ट टाइम किस तरह से प्रिपरेशन करी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें अंश अग्रवाल का। इवन आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। So, hello everyone, my name is Ansh Agarwal. I am currently in IIT Kanpur Computer Science and I scored 460 grade on sir.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एडवांस तैयारी करने काफ़ी स्ट्रगल्स ऑप्शन फेस हुआ था। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली लाइफ चली थी मेरी उस टाइम भी। जैसे 11th जब चल रहा था उस टाइम मेरा पूरा ऑनलाइन हो रहा था। तो उस टाइम ऐसा था कि मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा ही बैकआउट हो गया था, क्योंकि मेरा मैथ्स इंटरेस्ट था और केमिस्ट्री था कि अच्छा लगता है, नंबर आते हैं। तो मैं मैथ्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा करने लगा था, और फिजिक्स थोड़ा सा था कि कॉन्सेप्ट नहीं आधे नहीं करने की, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। फिर जैसे जैसे 12th स्टार्ट हुआ, 12th स्टार्ट था कि फिर लॉकडाउन लगा था 2 महीने का, मुझे याद है। उस टाइम क्या था कि मुझे अपना फिजिक्स का बैकलॉग पूरा अच्छे से कवर करना है। इसमें था कि फिर मैथ्स में लिमिट का चैप्टर चल रहा था उस टाइम, थोड़ा सा वो टफर साइड था, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है। तो उस टाइम था कि मैथ्स करने और फिजिक्स का मैं करने लगा, तो फिजिक्स का तो कवर हो गया, और केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत साथ में हो रहा था, लेकिन फिर मैथ्स थोड़ा सा बैकआउट हो गया। तो इसमें होता है, तो वो भी 2 साल स्ट्रगल, वही 11 ट्वेल्थ स्ट्रगल की हो गए, तो लगा हुआ कि यार ये सब डेटा इसमें बैकआउट हो गया, इसमें है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये और सारी चीज़ कवर हो जाती है। और भी लास्ट में तुम दे रहे हो, लास्ट टाइम जो था वो मेरे रैंक वही डिसाइड किया था। रैंक डिसाइड मेनली लास्ट 1 महीने से होती है। बाकी 2 साल तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये चीज़ें मुझे आ गई, ये चीज़ हो गई, और लास्ट एक महीना होता है, इससे पूरा तुम्हारा रैंक डिसाइड होगी। जितना एफर्ट डालोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना पेपर्स करोगे, और तो उससे तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो कॉन्फिडेंस तुम्हें एग्जाम के टाइम काफ़ी हेल्प होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन कर लिया था मैंने, तो अंदर से उम्मीद होती है हाँ आई कैन डू इट। जैसे जब मैं अपना अस्सी एडवांस दे रहा था उस टाइम काफ़ी इशू आया था, उस टाइम काफ़ी लोग का हैंग हो गया था। तो मेरे दोस्त का हैंग हो गया था, काफ़ी बंद हो गया अपने आप, 3 4 बंद हो गया था। मेरे साथ था कि जब पहले पेपर दिया तो मेरा था कि केमिस्ट्री पहले करने की आदत थी। जब मैं केमिस्ट्री देने गया तो पहला फिजिकल बहुत ज़्यादा आ गया था। तो मेरा 1 घंटा केमिस्ट्री में चला गया, और फिजिकल पूरा हो नहीं पाया, केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अंदर से था ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो 300 प्लस आते थे, इसमें तो लगता है 200 में नहीं आ पाएंगे। तो काफ़ी लगा था कि यार अब तो मुश्किल है वो अच्छे रैंक लाना। तो बस एक चीज़ था कि जो मैंने मेहनत की है 4 साल से, वो वेस्ट ना हो। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस ये अपना बेस्ट देना है, जो होगा देखा जाएगा। रैंक तो बात ही बात है, पहले सिलेक्ट हो जाओ। तो सिलेक्शन के लिए था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो मैंने फिर केमिस्ट्री में मेरा था कि काफ़ी उस टाइम गलती हो गई थी, मैं क्वेश्चन में टू मतलब बहुत पूरा फिर पहले में खराब हो गया मेरा। नियरली उसमें सब में 30 ऐसे कुछ नंबर आए थे, तो 100 कैसे बना था। और बल्कि पहले पेपर रिलेटिवली ईजी आया था, मतलब मैंने लोगों से बात की, पहले पेपर ईजी की बात की, मेरा उससे 900 के आसपास ही बना। और जब मैंने लोगों से पूछा तो ऐसा ही भी था कि यार पेपर तो ऐसा है, वो है, प्रॉब्लम आ रही है स्क्रॉलिंग में भी, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, एक पेज में पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3 बार स्क्रॉल करो, पतली सी डंडी में तुम्हें ले जाके स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है। तो मतलब काफ़ी था कि ये हो क्या रहा है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 150 तो मिनिमम अटैम्प्ट करना ही था, मैं 100 तक की नंबर मुश्किल से आएंगे। तो काफ़ी वो दिमाग खराब हो गया था। तो उस टाइम तो ब्रेक लिया मैंने, ये सोचा है कि सेकेंड पेपर ही बाकी है, तो मुझे क्या करना है, जो मैं कैपेबल हूँ उतना करना है। क्योंकि ज़्यादा करने में नेगेटिव हो सकता है, कम करने में फिर थोड़ा पीछे रह जाऊँ, तो इतना मुझे आता है, आई विल डू माई बेस्ट। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा रेस्ट किया, मम्मी भी आई थी, मैं बात किया, बाकी लोग अभी था कि ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। तो थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का लिया, ड्रिंक्स लिया, हमें हल्का सा लिया खाया। फिर क्या किया, जो भी है सेकेंड पेपर है हमारे पास, हमारे हाथ में है, और सेकेंड पेपर अच्छा कर दूंगा तो अच्छी रैंक आ सकती है। तो जब मैं सेकेंड पेपर देने गया ना, तो उसमें भी ऐसे इंसिडेंट हो गया कि मैंने पहले केमिस्ट्री नहीं किया, क्योंकि पहले मैं फिजिकल टफ आया था, तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने पहले मेरा स्ट्रेंथ था कि मैथ्स, माना कि केमिस्ट्री नंबर आते थे, लेकिन मेरा स्ट्रेंथ मैथ्स था। मैंने मैथ्स अटेम्प्ट किया, मैथ्स में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, और कर लॉक बन ही नहीं रहे। एक क्वेश्चन में तो फुल ऑफ आए, मेरे पास एक दो क्वेश्चन में पार्शियल नंबर हो पाया था 40 में से। पहले 40 तक तो मेरे एक भी क्वेश्चन पूरे नहीं हुए थे, बस एक दो पार्शियल मिले थे। तो मेरा उस टाइम था कि दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया, भाई क्या हो गया। पहले पेपर तो गया था जिसमें मैं 40 मिनट कैसे निकल गए, और मैं क्या करूँ, मैं बहुत पैनिक हो गया था। फिर था क्या, केमिस्ट्री और था, केमिस्ट्री में और था कि इसमें स्कोरिंग होता है, तो आई विल डू माई केमिस्ट्री, तो उसमें बेस्ट करूँगा। और केमिस्ट्री में इतना वो फोकस करके किया कि आधे घंटे में पूरी केमिस्ट्री खत्म, इनऑर्गेनिक फिजिकल सब खत्म हो गई। बोला ये क्या हो गया। मेरे अंदर टैलेंट तो है, मैं कर सकता हूँ। तो वो जो आधा घंटा था ना, वो मेरे लिए पूरा बूस्ट अप था, मेरा बूस्ट से पूरा दिमाग में फ्रेश हो गया, और मेरा सेकंड पेपर में आई थिंक 50 के आसपास आया था साथ में से। तो वो जो हाफ एन आवर था ना, मैंने 10 मिनट का सोचा कि करना है क्या है। तो मैं था कि मैथ्स तो नहीं हो रहा है, फिजिक्स जाने से पहले था कि केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, तो पहले शुरू कर लेते हैं। और केमिस्ट्री सेकंड पेपर की रिलेटिवली इजी भी आई थी। उन्होंने पहले पेपर केमिस्ट्री थोड़ा कैलकुलेशन वाइज सब कुछ टफ बनाया था, मतलब कैलकुलेशन भी करनी थी, क्वेश्चन भी करते थे। सेकेंड पेपर में केमिस्ट्री थोड़ा सा ऑन द ईजी साइड था, मतलब मेरे दोस्तों का भी काफ़ी हाई नंबर आए थे। तो था कि वो ईजी था, वो पहले करता तो मेरे 40 मिनट बर्बाद नहीं होते। तो ये होता है कि तुम अपने जो पेपर दिए हो फर्स्ट अटेम्प्ट पे, वो मतलब उसे देख के पूरा वो चेंज मत करो।
तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है आई थिंक उस पर वर्क करना बेस्ट होता है। मतलब ये बात तो है जब कोई सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे मैंने पहले केमिस्ट्री किया है, केमिस्ट्री में ये नहीं कि सारे क्वेश्चन करूँगा, जो पहले ईजी है पहले मैं ऑब्वियसली वही करूँगा, क्योंकि टफ में मैं अपना 10 मिनट क्यों दूँ। तो मैं जब 30 मिनट किया ना, तो उसमें मैं अपने आसान सा क्वेश्चन किए, फिर एक दो डाउटफुल क्वेश्चन थे उसको मैंने 5 मिनट दिया तो वो भी हो गए थे फिर। तो वो जो होता है ना कि वो दिमाग को ना शांत रखना चाहिए, मेंटल वो होता है, क्योंकि मैंने अगल बगल थोड़ा सा देखा भाई सबका ये हाल है, सब क्या होने वाला है, पैनिक हो गई, कुछ नहीं हो रहा है। फिर था कि 30 मिनट में केमिस्ट्री किया ना, तो उसमें वो काफ़ी बूस्टअप था मेरे लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिजिक्स से मैंने किया, फिजिक्स अब यूज हो गया, अच्छा खासा मैथ्स का भी हो गया, तो एट दैन अच्छा स्कोर हो गया। तो सेकेंड पेपर टफ था मैथ्स और फिजिक्स वाइज, लेकिन केमिस्ट्री से ईजी था। तो उससे मेरा ओवरऑल रैंक 195 नंबर आए थे, जिससे रैंक अच्छी खासी होगी। तो उससे काफ़ी था कि एक्सपेक्ट नहीं था कि 195 नंबर अच्छे अंक, लेकिन बाकी लोग का भी सेम हाल हुआ था कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो एग्जाम के टाइम तो मेंटल होता है ना वो चीज़, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, काम रखो थोड़ा। मैं जैसे मैं बताऊँ, मैं जे के टाइम काफ़ी तो योगा भी करता था उस टाइम, एज हाफ एन आवर जस्ट लाइक दैट, मतलब उतना ही टाइम बहुत था वो। तो थोड़ा सा मैं काम रहा, लेकिन बाकी लोग का तो बहुत ज़्यादा ही गिर गया था परफॉर्मेंस। तो अभी जो एक महीना बाकी, इसमें थोड़ा सा अपने मन को काम रखो थोड़ा, शांत रहना, क्योंकि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, वो दूसरों का तो बाद में देखा जाएगा, तुम्हें अपना बेस्ट दोगे ना तो खुद ही आगे बढ़ जाओगे। तो यू नीड टू डू योर बेस्ट बस। ये नहीं कि इसका अच्छा गया उसका मुझे तो मतलब नहीं है। मैंने कभी दूसरों को इतना ध्यान दिया नहीं, मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा ना, तो मैं एटलीस्ट अपने साथ भी खुश रहूँगा। ठीक है, अगर तुम्हें खुद से जैसे होता क्या है ना कि हम जब पेपर देने जाते हैं, तो दूसरों से आगे निकलने के लिए मैं हमेशा 40-50 में ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, जनरल बता रहा हूँ, और 40-50 से तुम्हारा 50 में नेगेटिव हो जाएगा। फिर बोले यार मैंने तो इतना एक्सपेक्ट किया था, 50 में कम कैसे आ गया। इसलिए आया, क्योंकि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तो दूसरों को देखो, जस्ट डू योर बेस्ट। और मेरा भी 30 नंबर कम आया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अटैम्प्ट किया उस टाइम, क्योंकि मैं था कि अच्छे रैंक लाना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर भी था कि अच्छा करना है, तो 30 नंबर नेगेटिव हुए, और 230 को आई थिंक टॉप 100 लगा था 2022 में, और मैं 195, वो जो 35 में कटा ना, वो इसलिए कटा, मैं ज़्यादा सोच के गया, क्योंकि मैं अच्छे नहीं था। तो ये अपने जो पेपर देते हो तो एकदम काम रहना है। और जैसे एग्जाम टाइम में होता है कि बोलना आसानी है, पैनिक सब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा लंबी सांस लो, मतलब उस टाइम थोड़ा कूल रखो, थोड़ा पानी पानी पी लो, और थोड़ा थोड़ा आधे घंटे में पानी पीते रहो, तो लंबी सांस लो उस टाइम। अभी तो मई में थी, मैं तो अगस्त में था, अपना मई में है, इतनी गर्मी होगी ना, इतना वो है वहाँ पे, कूलर ए सी कुछ नहीं होगा, मेनली पंखा ही रहता है, तो तुम्हारा वैसे ही दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है, तो तुम उसके लिए तैयार रहना है। तो पहले होता था, मेरी सिस्टर का नहीं था कि उसमें था कि एक लड़की थी, उसका विंडो के सामने सीट था, पूरा दिमाग खराब हो गया, खराब हो गया, मतलब क्वालिफाई हो गए 630 तक आ रहे, लेकिन उसका भी पूरा दिमाग खराब हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेप करती है। तो एग्जाम में पता नहीं कहाँ बैठने वाले, क्या है कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है अभी से ही। अभी से ही जो तुम पेपर दोगे ना अभी जितना भी 1 महीने में, और उसमें तुम ये सोचो मेरा फाइनल पेपर है, ये मेरा फाइनल पेपर है, इसको मुझे अपना बेस्ट देना है। जब तक वो तो अभी नहीं करोगे ना, वो एग्जाम टाइम में वो फीलिंग तो भी आएगी नहीं कि असली पेपर चल रहा है। मैंने जितने पेपर दिए ना घर में बैठ के, मैंने घर में बैठ के 30-40 पेपर खुद से दिया, वो टाइम लिमिट लगा के 2 से 3 घंटे का। उसमें मुझे लगा कि मैं 270 तक आ रहा है, और असली में तो 270 ही आया था, 269 270 आया था। तो उतना ही तो मैं लगता आइडिया मिल जाता कि मुझे इतना ही आने वाला है। तो मुझे पता था कि मैं मेन से 270 के आसपास ही आने वाला है, बाकी जो है वो बाकी है, और मैं 270 बनाया था। तो मुझे ये था कि हाँ ठीक है, मैं जितना एक्सपेक्ट की उतना मेरा आ गया। बस एडवांस में था कि, और मैंने वैक्यूज से कम की, मैं ज़्यादा क्वेश्चन टफ पे ज़्यादा ध्यान देना था, क्योंकि मैं और फिजिक्स ऐसे था वीक था, तो मैं थोड़ी अच्छे क्वेश्चन कर लेता, नंबर से ईजी होगा। लेकिन लास्ट टाइम में थोड़ा सा होता है कि जो असली एडवांस के पेपर होता है ना, वो अच्छे से देखे जाना, क्योंकि जिसका पूछने का तरीका होता है आई का, वो थोड़ा सा नॉर्मल हमारे कोचिंग से अलग होता है। वो जिसका क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इतना 10-10 लाइन क्वेश्चन करना 2 लाइन का होता है, तो वो चीज़ है, वो तुम्हें लगेगा यार ये तो स्टैकिंग करना है, ऐसे करना है, तो बाद में यार ये तो 2 लाइन क्वेश्चन था, ये क्या कर दिया मैंने। तो वो चीज़ थोड़ा सा करके जाना आपके, अब जो एडवांस से रिसेंट पे होती है, उससे तुम्हें काफ़ी बूस्टर मिलेगा। और अभी जो क्वेश्चन कर ले ना, उसको एकदम दिल से एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि अपना रैंक इसी 1 महीने से आने वाली है। तो आप 2 साल कैसे भी गया हो, अभी जो 2 महीने 1 महीने प्रैक्टिस करोगे ना, इससे तुम्हारी रैंक आने वाली है, चाहे कितनी भी रैंक है वो तो बात ही है, लेकिन ये तो 1 महीने तो अच्छे से खींचना है। फोन वगैरह सब छोड़ दो, फोन मुझे पता है लत होती है, मैं टाइम देता हूँ, तो लेकिन उससे दूर हो गया। दूर इन द सेंस आप बात करने के लिए तो ऑब्वियसली, लेकिन एज अ उसके लिए, और तुम्हें लगता है मैं ब्रेक चाहिए, फोन नहीं तो बाहर नीचे घूमो, थोड़ा शाम का टाइम घूम लो, थोड़ा ब्रेक लिया, टहल लिया, पेरेंट्स से बात कर लिया, वो जो बेस्ट होता है, उससे तुम्हारा मन फ्रेश हो जाएगा, और तुम बैठोगे वापस पढ़ने के लिए, तो तुम्हें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तुम्हें काम करने के लिए। तो ये फैक्टर में मेरे दोस्तों में ऐसे था कि उन लोग ब्रेक लेते आधे घंटे में, बालकनी में बाहर देख लिया, मतलब
एज अ फ्रेश के लिए। ये नहीं कि तुम फोन देखने बैठेगे आधे घंटे में तुम्हें टाइम पास होगा, पर तुम्हें बैठे पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो लास्ट 1 महीने के लिए फ़ोन देखना छोड़ दो, तो फ्रेश होना थोड़ा पार्क घूम सकते हो आप 15-20 मिनट में, कोई इशू नहीं आता। पेरेंट्स से बात की तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन लास्ट टाइम के लिए। लास्ट टाइम के लिए तुम अपना ध्यान बस एक जगह रखना है कि मेरा मेन टारगेट एडवांस है, उसी के लिए मैं आया हूँ, मुझे करना है। इस टाइम डाइवर्ट हो गए ना, तो बाद में एग्जाम में तुम बहुत लगेगा क्या कर दिया मैंने यार, और मेहनत खराब हो गई। काफ़ी लोग मिलते हैं, आई थिंक एक एलन के बच्चा मुझे पता चला नहीं कि उसका एक्सपेक्ट था कि टॉप 10 में 1000 के बाद रैंक है, वो जब पैनिक हो गया अच्छे से मेकअप नहीं लगा और वापस रिपीट किया फिर उसने लास्ट में। मुझे आइडिया नहीं रैंक कितनी, लेकिन उसने वापस रिपीट किया था। तो वो तुम जितना एक्सपेक्ट करते हो ना, अचीव करने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन मेरा भी था अच्छा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ठीक है, जो भी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो गया, वो सब संभाल लिया मैंने, सब संभाल नहीं पाते। तो तुम उस टाइम खुद को हैंडल करना है कि हाउ यू हैंडल योरसेल्फ, तुम कैसे काम रहते हो, हाउ यू डू योर पेपर। तो लास्ट टाइम में इस टाइम बहुत ही ध्यान से एक ही कदम रखना है। 1 महीने जो गलती कर दी है ना, फिर लाइफ टाइम पछताता हूँ। 1 साल लेके या फिर जो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो 1 महीने तुम एक स्टेप और ध्यान से रखना। 1 महीना तुम अच्छे से निकाल लिया ना, फिर तुम्हें वो नहीं हो यार मैंने टाइम बहुत बर्बाद, एकदम फील नहीं आएगा। फिर मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो मिला है मैं उसी डिजर्व करता था, तो बेस्ट होता है। मैंने अपनी रैंक 1000 एक्सपेक्ट की थी, लेकिन जब आई ना 460 तो खुशी ठिकाना नहीं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम होता है कि बच्चे मेहनत करना कम कर देते हैं, थक जाते हैं, भाई ये बहुत टाइम से खींच रहे हैं, मैं तो 4 साल से खींच रहा था, फिर मैंने उस टाइम और नहीं किया, तभी मैं यहाँ पे। तो तुम्हें वही करना है। और ये नहीं कि एडवांस में सब कुछ खत्म है, तुम्हें एफर्ट कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए तुम्हें खुद की बॉडी को अच्छे से करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम दिन में 10 घंटे बैठ के पढ़ गए हो, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। मैं जब बता रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि तुम्हारा वो होता है कि शरीर थक जाता है, फिर एडवांस एकदम पता चला यार बैठे पेट दूसरा बैठा नहीं जा रहा मुझसे, होता है वो। तो थोड़ा सा बीच में 3-4 घंटा पढ़ ले, तो ब्रेक ले लो, 15-10 मिनट घूम लिया, माइंड फ्रेश हो गया, फिर वापस जाते एफिशिएंसी बढ़ती है। और कोई सब्जेक्ट को ना लगातार 5-6 घंटा नहीं देना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने टाइम में 6 घंटा मैथ्स को दिया था एक बार, 3 से 9 ऐसा कुछ टाइम पे रखता। उसके बाद मेरा हाल था कि अब कुछ नहीं है, तो ये नहीं करना है। एटलीस्ट मैं 3 घंटा ब्रेक लेता ना, तो मैं और रात तक पढ़ सकता था, अपना टाइम और दे सकता था। तो ये चीज़ से बाद में फील होता है यार ये ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम के पहले सोच लो भाई मुझे ऐसा करना है। मुझे लगता है तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और 1 घंटा पढ़ वापस क्या जाना, 1 घंटा केमिस्ट्री करो। केमिस्ट्री को डेली छूना है, केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत कोडिंग होगा, तो केमिस्ट्री को डेली छूना है एटलीस्ट। ये नहीं है कि केमिस्ट्री 2 दिन पढ़ा नहीं पड़ा, मैथ्स फिजिक्स निकाल दी। तो डेली केमिस्ट्री छूना और फिजिक्स, तीनों को बैलेंस बनाना। अब लास्ट टाइम तीनों बैलेंस बनाना है। हो सकता है तुम्हारा फेवरेट फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, और हो सकता है वो उल्टा वो हो जाए टफ आने से। तो ये चीज़ होती है। तो किसी को कोई क्वेरी या डाउट हो जो इससे पूछ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी को? देखो इससे 2 चीज़ें होती है, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको, या सर लाइव में कोई चैट में है कोई प्रॉब्लम, किसी को एक बार दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अंश ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि देखिए आपको आज से 1 महीने तक जब आप एग्ज़ाम देंगे, इवन जब एग्ज़ाम भी देते रहेंगे, आपको लाखों चीज़ें मिलेगी जो आपको डिमोटिवेट करेगी। पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा, वो कोई सा भी पॉइंट आ सकता है जो आपको बूस्ट कर दे, जो आपको मोटिवेट कर दे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। जैसा कि इन्होंने बताया कि आधे घंटे का वो केमिस्ट्री जो इन्होंने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, शायद उन्होंने इनको इतना बूस्ट करा कि इनको ऐसा लगा कि यार मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, और इन्होंने अपना बेस्ट दिया और 400+ रैंक जेई मेन के आई। तो इस तरह की चीज़ों को हमें समझना है, सीखना है, और नहीं, चलिए ठीक है। थैंक यू अंश, आपने समय दिया। प्लीज आप अनुष्ठान करें, एक बार जोरदार तालियां बस अंश अग्रवाल के लिए। तो इस चीज को, इस सिस्टम को आपको समझना है, और जो हर एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है, खुद को मोटिवेट रखना है और खुद को बूस्ट रखना है, क्योंकि राह में रुकावटें तो होगी, तुम चलो तो सको तो चलो। वही वाली बात है कि राह में कितनी रुकावटें हो। और जो अंश ने बताया वो विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि 3 इडियट्स मूवी सभी ने देखी होगी। ये मत सोचना कि यार अपना बेस्ट है तो ठीक है, पर अपना दोस्त फर्स्ट आ गया तो वो ज़्यादा दुख होता है। तो है ना,
कई बार ऐसा होता है कि यार अपन ठीक है, अपन सेलेक्ट हो गए, पर अपने से ज़्यादा वाले की अच्छी रैंक आ जाएगी तो वो ज़्यादा दुखेगी यार इसके ज़्यादा आएगी। अभी सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और इसी बीच किस तरह से आपको थोड़ा-सा केमिस्ट्री को लेकर और चीज़ों को लेकर 15 साल से ज़्यादा एडवांस के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए, गाइड करते हुए सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री जो अभी एचओडी हैं हमारे मेडिकल डिवीज़न के, डीएस सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप आएँ सर और बच्चों को मोटिवेट करें। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें डीएस सर का। हेलो, थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू एमएस सर और प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग टॉप 20% में हो तो इससे तो अच्छा कुछ है नहीं। पहला पायदान तो आप ले चुके हैं। देखो ये बात सही है कि एग्ज़ाम में प्रेशर आएगा, सबको आएगा। और जैसा आयुष ने बताया कि उनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा था और उन्होंने केमिस्ट्री में स्कोर किया। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी केमिस्ट्री पहले से ही अच्छा है ना। तो अच्छा करने वाले हो, कितने लोग केमिस्ट्री से अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर को? है कोई बात नहीं, यहाँ डिस्क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो केमिस्ट्री से अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे। अब कुछ छोटे छोटे टिप्स पे काम कर लेते हैं, बहुत थ्योरेटिकल नहीं जाते हैं, फटाफट चीज़ों को ठीक करते हैं ना। ठीक है, एक तो क्या करो, 4-5 साल के पिछले साल के पेपर बैठे और लेके, कभी सब लोग बैठे लेकिन, हाँ ठीक है, एक पेपर उठाओ और उस पेपर पे कुछ स्टार मार्क या कोई एक ऐसा सिंबल जिसे आपको हमेशा याद रहेगा, कोई एक ऐसा सिंबल बनाओ। चाहे वो 3 स्टार बना सकते हैं, 5 स्टार बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, या कोई और किसी भाषा का कोई आपको वो लगता हो अच्छा सिंबल तो आप वो बना सकते हैं। और उस पर अपना प्लान बनाओ। स्पेशली केमिस्ट्री में कोशिश ये करो कि केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। वो ऐसे टॉपिक्स जिनमें सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होगा ही नहीं। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है तो सीएफटी का क्वेश्चन आ सकता है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कलर बेस का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे डेटा है नहीं। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में आप पिछले साल से अगर पेपर देखोगे तो नोबेल गैसेस से जीनॉन से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन नोबेल गैसेस से और हेलोजन फैमिली से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप प्रीवियस ईयर में आप उठा के देख लो तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करो केमिस्ट्री को। एक वो वाला पार्ट जहाँ पे आपको सिर्फ पता है तो टिक होगा, नहीं पता है तो नहीं टिक होगा। तो पहला पार्ट तो वो हो गया। दूसरा पार्ट जहाँ पे थोड़ा सा डेटा होता है कभी कभी, और तीसरा पार्ट जहाँ पे चीज़ें टफ होती हैं, है ना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और आजकल पिछले ट्रेंड में जो बना हुआ है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एंट्रोपी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपका बहुत अच्छा है तो कोशिश ये होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो भी अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो मानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन टफ होता है। तो टफ का बनाने की कोशिश जरूर होती है लेकिन वो टफ होता नहीं है। एक्चुअली वो किया जा सकता है अगर आप उसे अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए बिल्कुल सावधान रहना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में जितनी बार केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आया है, लगता आसान है वो होता ही टफ है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स मिला के क्वेश्चन आता है, अकेला उसका क्वेश्चन नहीं होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड क्वेश्चन कंबाइंड होके आता है। आप बहुत अच्छे हो तो आप करना उसको, अगर नहीं है तो उसको आखिरी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो पेपर को। एक ऐसा क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन में सिर्फ विदाउट डेटाबेस क्वेश्चन आता है। दूसरा पार्ट वो होगा जहाँ थोड़ा सा डेटा है, और तीसरा पार्ट वो होगा जहाँ सिर्फ डेटा होगा। जैसे मान लो आयनिक वगैरह के क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, उनमें डेटा आएगा ही आएगा, हर हाल में डेटा देकर ही क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह से क्वेश्चन आया तो वहाँ से डेटा आएगा ही आएगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन में डेटा आने के चांसेस हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ये मुझे लगता है कि आपका 30-40 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। और इसको आप अपने घर में 1 या 2 दिन के बाद इस बात को, जो भी आपका प्लानिंग है, प्लान ए और प्लान बी, उसे एक बार पेपर पे ज़रूर लिख लेना। बिलीव करिए आपका टाइम खराब नहीं होगा। बताओ क्या होगा जब आप वहाँ घबराओगे ना, तो वो जो आपने स्टार मार्क किया था या जो भी सिंबल उस पेपर पे बनाया था, आपको वो सिंबल याद आ जाएगा उस समय, और आपको अपनी सारी प्लानिंग याद आ जाएगी।
क्योंकि वहाँ आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। आपको, आपका जब गाड़ी डिसबैलेंस होगा ना, तो ब्रेक कौन लगाएगा उस समय? उस समय वो विचार ही आपको ब्रेक लगा सकता है जो आपने प्लान बनाया था। तो ऐसा कुछ आप ज़रूर करिए, इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। और इन सब चीज़ों को अगर आप करके जाओगे तो बहुत हो सकता है कि उस समय जब आप डेविएट करो तो वो ब्रेक आपको दिखाई दे जाए, वो स्टार या वो जो आपने सिंबल बनाया था उस पेपर पे, या जो प्लान 2-3 बार लिखा था, तो वो आपको याद आ जाए और उसी प्लान से आप काम करोगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता पेपर में कि सारा डेटाबेस क्वेश्चन होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा में थ्योरेटिकली क्वेश्चन होगा जिसमें डेटा नहीं होगा, है ना, न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री के लिए बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपके जब भी डिप्रेशन या जो भी कुछ आएगा आपके दिमाग में, तो वो एक विचार होगा। ठीक है, वो एक विचार होगा, उसको बदलने के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस ही चेंज करना पड़ेगा। तो उस थॉट प्रोसेस में कोशिश इन दिनों में जितना भी आपके पास टाइम है, कोशिश ये करना कि उदासी की तरफ जाना मत, कोई ऐसे विचार की तरफ मत जाना जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरा हो नहीं रहा है या मैं घबरा रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि ये याद रखना कि उदासी लंबे समय तक रहती है हैप्पीनेस के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आपने उसको कांटेक्ट में लिया, उस विचार को अपने माइंड में, यार मेरा नहीं होगा, यार मैं, जैसे ही आप सेल्फ डाउट पे आए, वो फिर लंबे समय तक जाएगी। इसलिए कोशिश ये करो कि उसके कांटेक्ट में ही मत आओ। और जितना आप प्रैक्टिस करते हो पीसीएम की, उतनी ही प्रैक्टिस आपको ज़रूरत होती है हैप्पीनेस की भी। हैप्पीनेस भी अपने आप में एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है, तो उसे भी प्रैक्टिस करो। उस विचार के कांटेक्ट में जाओ ही मत जो आपको पीछे ले जा रहा है। और विचार को बदलने के लिए विचार ही चाहिए, थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए आपको थॉट प्रोसेस ही चाहिए होगा। तो आपकी लाइब्रेरी में अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का डेटा है, बहुत से डेटा है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग थॉट्स का भी डेटा होने चाहिए, है ना। मतलब किलिंग इंस्टेंट वाले जो डेटा होता है, मतलब बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं, या बहुत सारे लोगों के बारे में आपको ने ऐसा पढ़ा होता है, जाना होता है, जिन्होंने बहुत एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करके चीज़ों को विन किया हुआ है। तो अगर ऐसे लोगों के बारे में हमें पता है, और ऐसे ऐसे आयुष ने भी बताया कि उनका पेपर बिगड़ा लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े और उन्होंने अच्छा स्कोर किया, तो जैसे इनके बारे में आपने सुन लिया, अब ये बात आपको याद रहेगी उस एग्जामिनेशन हॉल तक। तो आप भी जब भी गड़बड़ करोगे तो आपको ये याद आएंगे, और आप क्या कर पाओगे, आप चीज़ों को फिर से चीज़ों को वापस कर पाओगे। तो इस तरीके के कुछ आप प्लान बना लो, तो इनसे जो है ना आपका जो एडवांस का पेपर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और मैंने एग्ज़ाम में ऑब्जर्व की है, पेपर से पहले और पेपर 1 के बाद मोबाइल ना देखें। कुछ बच्चे मेरे को मोबाइल देखते हुए दिखाई देते हैं। आप जो स्क्रीन टाइम देते हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप मत देखिएगा एग्ज़ाम के दौरान, या एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप सेंटर में पहुंच जाते हो टाइम से, तो भी मोबाइल मत देखिएगा। मतलब आप स्क्रीन टाइम में मत जाइए, आपको पता नहीं चलता बट आप थक रहे होते हो एक्चुअली, है ना, मालूम नहीं चलेगा लेकिन आप थक रहे होते। मैंने अभी नीट के एग्ज़ाम में मैं सेंटर विजिट कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो मोबाइल पर ही, हो सकता है वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो थकान होती है, आपको पता नहीं चलता है। जैसा आयुष ने बोला था कि आपको अगर अभी भी प्रिपरेशन के समय अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप बाहर वॉक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर एज़ कम्पेयर टू आप अपना स्क्रीन टाइम करें, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एग्ज़ाम के बाद भी आप मत देखिएगा उसको। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट था मेरा जिसने एग्ज़ाम में जब उसे प्यास लगी तो उसने ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पी लिया था कुछ करके, तो उसका शुगर लेवल बढ़ गया था, घबराहट हो गई थी। तो जो भी आप ड्रिंक पिए, जो भी करें, तो कोशिश ये करें कि कम ही लें, और अपने शुगर लेवल का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपकी एंजाइटी और बढ़ा दे वो जब आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। तो जो जो स्टूडेंट मतलब रैंक 1 आने वाला था वो रैंक 4 पे आ गया था। सिर्फ वो 30-40 मिनट का उसे गैप मिला, क्योंकि वो उस समय घबराहट बढ़ गई, और बढ़ गई क्योंकि ग्लूकोज पी के गया था, तो शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया था, तो और घबराहट बढ़ गई थी। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा बात है जो कि ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर के लिए तो यही सारी एडवाइस है। टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। एक्यूरेसी और सब आप अटेम्प्ट देख लेना, और अगर आपको ऐसा लगने लगे कि पेपर बहुत टफ है तो बी सिलेक्टिव। अगर आपको ये लगने लगे कि पेपर टफ है तो सिलेक्टिव हो जाइएगा, सारा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, आप ज़्यादा गलत करेंगे। तो एक आध और आसान है तो आप अटेम्प्ट करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिन क्वेश्चंस में, वो ऑब्वियस ही बात है, उसमें आप पूरा ही करोगे उसको स्कोर, पूरा का पूरा आप उसको अटेम्प्ट कर लो।
तो ये मेन बातें हैं मेरी तरफ से केमिस्ट्री को लेके यही है, और ये सब चीज़ें हैं। मैं देख लेता हूँ कुछ और आपके बताना है तो बता देता हूँ। ग्राफ के क्वेश्चंस के बारे में था कि ग्राफ के क्वेश्चंस जो है ना वो देखने में ज़रूर टफ लगेंगे, लेकिन वो इजी होते हैं, उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चंस है, सब लोगों ने कर लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं। पी ब्लॉक में मैंने बता दिया आपको, नोबेल गैस हाइड्रोजन फैमिली डेफिनेटली आएगा। नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत सारा पेपर तो आपको ऐसा लगेगा कि आउट हो सकता है केमिस्ट्री का, मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। जाएगा कहाँ, मेटलर्जी का क्वेश्चन आएगा, सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आने ही आने हैं, तो इनको आप ए पार्ट में ले जा सकते हो कि यार ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इनका हमें तैयारी अच्छा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में जेई मेन के अंदर क्वेश्चंस सरफेस केमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जो कि जेई एडवांस में भी नहीं आए उस तरीके के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के जो जेई मेन के जो क्वेश्चंस है सरफेस केमिस्ट्री के, स्पेशली वो थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड थे और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड थे, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस के स्टेटमेंट वाइज कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएं, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा आसान आए हैं मतलब सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन। और जेई मेन में क्वेश्चन मुझे लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, अलग तरीके का था, तो वो आप पढ़ के जा सकते हैं। तो कुछ और बचा मेरे ख्याल से? ठीक है, ठीक है बच्चा, थैंक यू। कुछ और हो तो आप बताना, जो भी है मैं अवेलेबल हूँ। अगर कुछ केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए हो तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सभी लोग बाहर से आए हैं और कई लोग कोटा के भी होंगे और कई के पेरेंट्स उनके पास नहीं रहते, पर वैसे तो पूरा रेजिडेंस परिवार आपके मतलब परिवार के रूप में रहता है, पर सबसे ज़्यादा और सबसे क्लोज आपके होंगे तो एमएस सर होंगे। लगातार आपसे मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एकेडमिक नॉन एकेडमिक बातें आपसे करते रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएस सर से आए और हमें लास्ट टाइम ट्रिप्स तो बच्चों को दे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन एमएस सर का। थैंक यू वीकेंड सर, डीएस सर और अंश। काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो मुझे आपसे डिस्कस भी करने हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ आरकेवी सर जो है, उनका भी मैसेज था तो उनकी तरफ से भी मैं ही आपको बोल रहा हूँ। कई सारे पॉइंट ऐसे हैं। एक तो जैसे अपने को सेंटर पर पहुँचना है, कुछ लोगों का हो सकता है सेंटर कोटा हो और कुछ का सेंटर जयपुर या कहीं दूसरी सिटी में हो। तो एक तो ये कि ऐसा नहीं कि यहाँ से शाम को 4 बजे निकल रहे हैं और पता चला रात को 9 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर वहाँ जाके अपना अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अपना टाइम से यहाँ से निकलें, बल्कि इनफैक्ट आप तो 2 बजे पहले ही निकलें यहाँ से, ताकि वहाँ 4-5 बजे पहुँच जाएं और अपना जो भी होटल या जो भी लेना है लेके और अपना प्रॉपर अरेंजमेंट कर लें। एक पॉइंट तो ये, रात को 10 बजे के बाद में अपने को मतलब नहीं जागना है। बहुत से लोग रिलैक्स करने के लिए, जैसे सर ने भी बताया, अंश ने भी बताया, मतलब उनका रिलैक्सेशन ही मोबाइल पर गेम खेलते हुए होता है कि मैं तो रिलैक्स कर रहा हूँ। तो स्क्रीन टाइम ऑलरेडी आपको 6 घंटे का देना है, तो स्क्रीन टाइम आपको मिनिमम रखना है। मोबाइल पे कोई गेम वगैरह नहीं खेलना है आपको। एक पॉइंट तो ये हो गया। सुबह मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग अपना जग के और रिलैक्स करके और टाइम से आपको सेंटर पहुँचना। आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड वो आपके साथ होना चाहिए। दूसरा, वैसे तो आपने मेंस में देख भी लिया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है बायोमेट्रिक नहीं होती है, तो आपको उसमें पैनिक नहीं होना है, 2-3 बार में वो हो जाती है। अंदर एंटर करें, 1 घंटे तक वहाँ क्या सिस्टम पे बैठा रहना पड़ता है। मेंस में तो फिर भी थोड़ा कम होता है, एडवांस में थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो वो टाइम भी क्या है, थोड़ा सा उसमें नेगेटिव थॉट नहीं लाने, देखना नहीं है। होता ही है कि रूम में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और ऊपर वो पंखा चलता रहता है, गिर गिर तो दिमाग को और ख़राब करता है। तो अपने को उन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपना जो भी एटमोसफियर है उसमें अपने को पेपर देना है रिलैक्स होके। फर्स्ट पेपर खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई डिस्कशन अपने फ्रेंड से ना करें कि ये क्या हुआ। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई एक ही क्वेश्चन होता है, उसी से पता नहीं क्या दिल लग जाता है, उसी को सोचते रहते हैं, यार वो गलत हो गया, मेरा वो गलत हो गया। अरे उसको क्या सोचना, ठीक है जो हो गया जो हो गया। क्योंकि आपके पास सेकंड पेपर भी गेन करने को, जैसे अंश ने बताया अभी, मैं 2019 का भी एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे
अपने यहाँ से धनंजय केजरीवाल की रैंक आई थी, तो उसकी 15th रैंक थी इनफैक्ट जेई एडवांस में। फर्स्ट पेपर में उसने अच्छा नहीं किया था, लेकिन सर ऊपर सेकंड पेपर में वो टॉपर था वो। तो उसने क्या है, फर्स्ट पेपर में उसको लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसने सेकंड पेपर में फिर अपने को कूल रखा और वापस उसने वो पेपर अच्छे से दिया। नहीं तो जनरली क्या होता है, लोगों का सेकंड पेपर जो है गड़बड़ हो जाता है। तो सर ने भी बीकेएम सर ने भी बताया था भाई सेकंड पेपर में भी गेन करने को बहुत कुछ होता है, तो रिलैक्स रहना है। फर्स्ट पेपर हो गया, छोड़ दो उसे, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं तो सोचना कोई भी। बहुत से लोग मोबाइल पे गूगल पे आंसर सर्च करेंगे, देखेंगे, अरे उसको देखने से क्या हुआ, उसे भूल जाओ। सेकंड पेपर में वापस से आपको ताकत लगानी है। पेपर में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है या किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अब केमिस्ट्री जैसे अंश ने बताया मैं केमिस्ट्री करने लग गया, अब केमिस्ट्री का पेपर टफ आ गया, उसमें भी क्या वो ताकत लगाते हैं जबरदस्ती की कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं तो करूँगा ही इसको। अरे भाई अपने को यहाँ कोई क्वेश्चन सॉल्व करके और ये किसी को दिखाना थोड़ी है। बीकेएम सर ने कहा कि पहले इजी फर्स्ट। पेपर में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन और रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि भाई कौन सा क्वेश्चन तो सेलेक्ट करना है जो मुझे अटेम्प्ट करना है, और कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे छोड़ना है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही लग जाएगा, जैसे 2017 या 18 में फिजिक्स में रोटेशनल के सर क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे। तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो अभी भी टीचर भी करते हैं उनको, तो वो पहले देखते हैं उनको कि यार ये पता नहीं क्या क्वेश्चन दिए। तो अपने को ऐसे नहीं कि मेरा रोटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इस क्वेश्चन को फोड़ के ही छोड़ूंगा। आप कर भी दोगे तो क्या, उसमें भी 3 नंबर मिलने हैं और इजी में भी 3 नंबर मिल रहे हैं। तो अपने को तो इजी क्वेश्चन फर्स्ट, और जो लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ दो। फिर किसी भी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा यदि लग रहे हैं तो उसको तो देना ही है। वैसे तो 3 मिनट मैक्सिमम होते हैं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, चाहे भले आपको लग रहा हो कि ये हो जाएगा, छोड़ दो, फिर मत लगाओ उसमें दिल। क्वेश्चन में दोनों पेपर के ब्रेक में आपको लाइट कुछ भी, जैसे सर ने बताया कि आपको लाइट ड्रिंक लेना है, या फिर एक चपाती ले ली, या कुछ ऐसी स्नैक्स ले ली जो एकदम लाइट हो। नहीं तो क्या होता है, वो शाम को 2:30 से 5:30 का टाइम ऐसा होता है जिसमें नींद आती है, वो वासी भी आने लगती है, जबकि अपने को पेपर में एनर्जेटिक रहना होता है। लास्ट आते आते क्या एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसा लगता है बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो एनर्जी अपने को स्टोर करनी है। ठीक है, और सेकंड पेपर के बाद जो डिस्कस करना है वो तब करना है, उससे पहले किसी से कोई डिस्कस नहीं करना मेरी तरफ से। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और है, नेक्स्ट 15 डेज में आप जितने नए क्वेश्चन हो करें, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के 5 डेज में ज़्यादा नए क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो क्या है फिर अपने को डिमोटिवेटिंग फील कराता है, यार पता नहीं ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, हो रहा है। मैं ये सारे एक्सपीरियंस मैंने अपने घर में बेटे के साथ देखे, उसके बाद और मैं इतने सालों से टीएन डिपार्टमेंट में टॉपर बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, उसके बेस पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट 5 डेज में ज़्यादा नए क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े, अभी खूब करें जितने क्वेश्चन हो। और डीएस सर ने एक चीज़ कही थी कि आपको PYQ जरूर करके, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन टफ 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 करते रहते हैं और जेई का पैटर्न ही नहीं है कि वो टफ उस तरीके से पूछे। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े लंबे होते हैं, बट उनकी काम की बात लास्ट की 1-2 लाइन में होती है और वो ईजी होती है। ग्राफ के क्वेश्चन हो गए या फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, तो उनको अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनमें अपन देख के ये नहीं कि तो घबराएं अपने को। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट टाइम जो आपने हमें टिप्स दी है, तो इस तरह की टिप्स को ज़रूर आप सब लोग फॉलो करें। अभी फिर से आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कोई क्वेरी या डाउट है? नहीं है? मतलब आप क्लास में क्लियर करते रहते हैं या तो सारे डाउट्स और क्वेरी, क्योंकि हमारे फैकल्टी मेंबर्स ही इतने अच्छे हैं कि आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, आपको लगातार बताते रहते हैं कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से करना है। और सबसे अच्छी बात है, जो बात हमारे बीकेएम सर ने कही, डीएस सर ने कही, एमएस सर कह रहे हैं, अंश ने कही, सब लोग कह रहे हैं कूल रहो, काम रहो, प्रसन्न रहो, ये रहो वो रहो, वो आप सबके चेहरों पे दिख रहा है।
आप सब लोग प्रसन्न है, मुस्कुराहट है, और ये लगातार बनी रहेगी तो आप अपने लक्ष्य को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो लगातार बस ये मुस्कुराहट बनी रहे बस, और आप अपना काम करते रहे तो अपने आप अपन सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और लेकिन जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहते हैं, जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहते हैं, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो सिर्फ खुश रहना सीख जाओ। आप खुश रहोगे ना तो बहुत सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे आपके, है ना। तो चलो अच्छा, अब लास्ट बार तो बता दो, कौन कौन चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएं और हम लगातार उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं? अब तो बता दो। चलो अब तो कम से कम इतने रहे, तो अपने आप के लिए जोरदार शोर के साथ तालियां प्लीज मुझे टुगेदर। यार मैं नहीं चाहता इतनी सी तालियां आप अपने आप के लिए बजाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं, सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन रेजोनेंस ही नहीं, पूरे कोटा शहर के लोग आप लोगों के लिए जोरदार शोर के साथ तालियां बजाए कि यार रेजोनेंस का क्या रिजल्ट रहा। इससे बेहतर रिजल्ट तो रेजोनेंस के 24 साल के इतिहास में नहीं रहा। ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। एक बार शोर के साथ जोरदार तालियां अपने आप के लिए। और ये सिर्फ यहाँ बैठे बच्चों के लिए नहीं, यहाँ ऑनलाइन बैठे जो हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां है। वो भी अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाए कि उनको सेलेक्ट होना है। और इवन सर ने जो लास्ट में कहा, एक लाइन डीएस सर और बीकेएम सर ने कही, वो मैं जरूर कहूंगा कि यदि हम सेलेक्ट नहीं भी होते हैं किसी भी कारण से तो हम डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि हमारे पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम बहुत कुछ करेंगे और हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो हमने लगातार 2 साल तक फॉलो करा है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करा है और जिस मंजिल को हमने प्राप्त करा है उसको लगातार करते रहेंगे। सो लास्ट में सिर्फ इतना सा कहूँगा आप सभी से कि जो स्ट्रेटेजी सबने बताई उसको फॉलो तो करना ही है, परंतु अपने आप से बात करके ज़रूर खुद का एनालिसिस करें कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये अभी से देखें। और काउंटडाउन स्टार्ट कर दें कि अब आपके पास 30 दिन है। तो अपने को 30 भी नहीं बचे शायद, है ना? 30 भी नहीं है ना? हाँ मतलब शुरू कर दिया। मैं यही चेक कर रहा था भाई, काउंट तो कर दिया ना शुरू। चलो कर दिया, तो उसको फॉलो करना है, रेगुलर करना है। और सिर्फ इतना सा कहना है कि जो एग्जाम है तो आप आज से ही सोच लो कि आपका आज से ही एग्जाम शुरू हो गया। सही सर? राइट सर? आज से ही एग्जाम शुरू हो गया और इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहे। आज से ही एग्जाम आपको देना है, लगातार 2 शिफ्टों में देना है, 2 शिफ्टों में लगातार पढ़ना है, 3 घंटे उसी तरह से देने, उसी तरह से उठना है, उसी तरह से खेलना है। और जो सबसे बड़ी बात, जो सब बता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे मैक्सिमम को बहुत ज्यादा प्यार है, और वो है मोबाइल। उस प्यार वाली चीज को अपने से दूर बैठाना है ना? ये सबसे कठिन काम भी है और सबसे इंपॉर्टेंट काम भी है। चलिए लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीकेएम सर, डीएस सर, प्लीज आप स्टेज पे आए और अंश अग्रवाल को सम्मानित करें, जिन्होंने हमारे प्यारे बच्चों को इतनी अच्छी टिप्स दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर आप लोग स्टेज पर आए, और अंश आप आए, आपका स्वागत सत्कार हम करना चाहते हैं। एमएस सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप भी स्टेज पर आए अंश को सम्मानित करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है सर अगले साल इनमें से कुछ बच्चों को हम बुलाएंगे मोटिवेशन करने के लिए, हमारे नए बच्चों को, कि किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां फॉर मास्टर अंश अग्रवाल फ्रॉम आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस 2022 बैच से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोग यहाँ पर आए, और ऑल द बेस्ट बिहाफ ऑफ रेजोनेंस फैमिली इन दिस वंडरफुल वंडरफुल डे। और आप अपने मंजिल को पाएंगे, लक्ष्य को पाएंगे, खुशहाल रहे, और आप यूं ही आईआईटी में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्रीशियस टाइम। थैंक यू पेरेंट्स, आप सब लोग भी आए लाइव के लिए भी। थैंक यू लाइव स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं।